सो डियर पार्टिसिपेंट्स, हम ये शुरू कर रहे हैं आज लेक्चर ऑन अर्थ प्रोसेसेस. नाउ अर्थ प्रोसेस इज अ वेरी बिग लाइक एन अम्ब्रेला. इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ थिंग्स. जब से अर्थ बनी है, सपोज इफ यू जस्ट गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, तो आप जानते होंगे, आपको पढ़ाया भी होगा किसी और हमारे कलीग्स ने, कि ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर्स पहले the universe and the earth was originated. Now since then, आज तक जब से अर्थ बनी है तब से उसके ऊपर कंटिन्यूअस प्रोसेसेस चल रहे हैं और वो चलते ही रहेंगे जब तक अर्थ एग्जिस्ट करती है. तो हमारा ये देखना है कि अर्थ प्रोसेसेस में क्या होता क्या है. ये नेचुरल प्रोसेसेस है जो अर्थ को कैसे मॉडिफाई करती है, अर्थ के ऊपर क्या इफेक्ट करती है, दैट वी आर गोइंग टू सी. एंड देयर इज वन थिंग विच ये टाइटल में हमारे है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, जो आपने शायद कहीं पढ़ा भी होगा पहले कभी. तो उसका हम थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे. फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद क्या हुआ, उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थियरी आई, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स की थियरी आई जो आज ऑलरेडी प्रिवेलिंग है. तो वो थोड़ा सा ब्रीफ ले करके बाद में हम अर्थ प्रोसेसेस के ऊपर जाएंगे. तो मैं ये चाहता हूं कि हम शुरुआत ऐसी करेंगे कि जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने लिखा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड देन केम प्लेट टेक्टोनिक्स, और उसके बाद हम जाएंगे अर्थ प्रोसेसेस के ऊपर. अब सवाल ये है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है. हमने तो ये देखा कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ वाज ऑलरेडी देयर some 4.6 billion years back, and then the different continents they started forming the crust of the earth, जो हम कहते हैं crust, ऊपर का लेयर अर्थ का, वो बनना शुरू हुआ था. उसके बाद कॉन्टिनेंट्स आए और उसके बाद एक थियरी आई अराउंड 1912 में. एक जर्मन इंजीनियर थे अल्फ्रेड वेगनर करके. उन्होंने एक थियरी बताई कि ये जो कॉन्टिनेंट्स आज हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट्स है. कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, हिंदी में अगर हम कहेंगे तो इट इज कॉल्ड महाद्वीप. तो ऐसे 7 है जो आप सभी जानते हैं कि भाई एशियन कॉन्टिनेंट है, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप हम जिसको कहते हैं. अभी आज अगर हम उसकी पोजीशन देखें तो वो अलग अलग जगह पर स्थिर है. जैसे एशिया है, यूरोप है, ये सब अपनी अपनी जगह पर स्थिर है. लेकिन आज की पोजीशन देखकर हम ये नहीं कह सकते थे पहले, मतलब जब तक अल्फ्रेड वेगनर ने ये नहीं बताया हमको कि ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स आज अलग अलग जगह पर स्थिर है, वो पहले कभी एक दूसरे के साथ अटैच थे. दे वर ऑल अटैच टू ईच अदर. और एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था. वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट लाए अल्फ्रेड वेगनर. वो जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे और जियोलॉजी भी उनका सब्जेक्ट था. तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो आजकल जो कॉन्टिनेंट्स जो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हुए हैं पूरे अर्थ के ऊपर, तो वो पहले कभी बहुत नज़दीक थे, या ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे. सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थियरी है वो अल्फ्रेड वेगनर लाए अराउंड 1912 में. और उनका ये मानना था कि ये जितने कॉन्टिनेंट्स आज हमको दिख रहे हैं, जो 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कभी बहुत जुड़े हुए थे या नज़दीक थे, हम ये कह सकते हैं जुड़े हुए थे. तो वो एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने पूरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी का प्रपोज किया. अब ये बात ज़रूर होती है कि कोई भी थियरी जब प्रपोज होती है तो उसमें कहीं पर थोड़ा सा ड्रॉबैक भी रहता है. सम ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट आंसर्ड बाय दैट पर्टिकुलर हाइपोथेसिस और थियरी व्हाट यू से. बट ये जो आइडिया है कि ये एक बार कभी अपने साथ जुड़े हुए थे, या दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, that concept was brought by him. So we will just briefly see what actually that concept lies. So I'll go to the next slide. Now what he said कि all these continents once upon a time, almost अब आप ये मान लीजिए कि 300 million years before from today, they were all joined together and they were forming a super continent जिसका उन्होंने नाम दिया पेंजिया.
तो आप ये देख सकते हो कि ये उन्होंने इमेजिन किया है कि ये पेंजिया इस तरह का हुआ करता था और एक सी था साथ में, दैट इज दे कॉल्ड इट एज अ टेथिस सी। तो पेंजिया करके एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था। अब ऐसी भी थियरी कहते हैं कि ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है उसके पहले भी बड़े कई सुपर कॉन्टिनेंट्स हुए और ब्रेक भी हुए, ऐसी भी थियरी है। बट वी विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दी अल्फ्रेड वेगनर्स थियरी कि ये पेंजिया करके एक बड़ा कॉन्टिनेंट था और बाद में वो 300 मिलियन या ऑलमोस्ट 250 to 300 मिलियन ईयर्स बैक all these continents were joined together, ऐसा हम कह सकते हैं, and they were forming a supercontinent. Then they started drifting away from each other. Now drifting away from each other, तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखें उसमें, तो ये जो बड़ा पेंजिया था वो दो में डिवाइड किया उन्होंने, कि मतलब फ्रॉम वन सुपर कॉन्टिनेंट देयर वर टू सुपर कॉन्टिनेंट्स। एक का नाम दिया लॉरेशिया जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉन्टिनेंट हुआ, और दूसरे का नाम दिया गोंडवाना लैंड। तो ये लॉरेशिया वाज रिप्रेजेंटिंग द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉन्टिनेंट्स एंड गोंडवाना लैंड वाज रिप्रेजेंटिंग द सदर्न हेमिस्फीयर कॉन्टिनेंट्स. So these were the two, one supercontinent broke into two continents with a sea in between. And then slowly with the time, the drifting of the continents on individual land masses started. मैं आपको ले जा रहा हूँ एक और स्लाइड में, ये भी वही स्लाइड है कि ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड जो रिप्रेजेंट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कॉन्टिनेंट्स को। लेकिन अगर टाइम के हिसाब से देखें हम, तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अराउंड 225 मिलियन ईयर्स अगो व्हाट वाज द पोजीशन, देन अबाउट 135 मिलियन ईयर्स अगो व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, हाउ द ड्रिफ्टिंग स्टार्टेड। वो एरोस भी दिखाए उन्होंने कि ऐसे ड्रिफ्टिंग शुरू हुए। 65 मिलियन ईयर्स पहले आप देख सकते हो कि व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑन दिस अर्थ। ऑस्ट्रेलिया देखो, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, इवन इंडिया का पोजीशन भी यहाँ दिखाया है, एशिया, यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। और आज की पोजीशन जो है, जो हम ये देख रहे हैं कि ये अमेरिकन प्लेट है। अच्छा, ये प्लेट क्या है मैं बाद में आता हूँ आपके पास, लेकिन ये जो कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन आज जो है वो ये टुडेस पोजीशन है। तो सवाल ये था उनको कि उन्होंने कैसे इमेजिन किया कि एक बार ये कॉन्टिनेंट्स वेर ऑल जॉइन टुगेदर एंड देन दे स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो व्हाट इट डिड, सेवरल क्राइटेरिया उन्होंने यूटिलाइज किया। पहला क्राइटेरिया तो ये था कि जोग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब अगर आप देखो तो एक और स्लाइड में बता रहा हूँ, अभी ये देखो आप वन एग्जांपल कि आज की पोजीशन या आप आज का शेप जो है साउथ अमेरिका और अफ्रीका का, अगर आप उसकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज देखते हो तो जैसे जिक्सॉ पजल होता है ना, दैट यू कैन फिट इनटू वन अनदर, like that you can see that they are fitting into each other. So what he thought, that likewise if you just try to fit these continents based on their geographical outlines, तो आप उसको आराम से फिट कर सकते हो, जैसे जिक्सॉ पजल जैसे फिट करते हैं हम अलग अलग ब्लॉक्स, ऐसे आप इसको आप फिट करते हो और वो इजीली फिट हो रहे हैं। तो उसने एक एग्जांपल दिया साउथ अमेरिका और अफ्रीका का, जो आज की पोजीशन मतलब आज का शेप है ये, तो वो एक दूसरे के साथ आराम से फिट हो गए। Similarly, other continents also he thought that they can be easily fitted into each other. So that is why he started giving his concept that first the supporting concept was कि the geographical boundaries or geographical outlines you can say of the continents, if you just study, they can be easily fitted into each other. So that was the first concept what he gave, that physical fitness of geographical boundaries. That was his first concept. To support to support that, what he observed, that अगर आप रॉक्स देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये दो कॉन्टिनेंट लेते हैं, तो जो ईस्टर्न पार्ट के जो रॉक्स है साउथ अमेरिका के और वेस्टर्न पार्ट अफ्रीका के जो रॉक्स है, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। एंड what he imagined that there was actually a land bridge between them, or this similarity in the rock types, similarity in their position, similarity in their age,
ये भी एक उसका एक पॉइंट था, ये प्रूव करने के लिए कि these continents were actually joined together. That is why you get similarity in rock types in terms of their composition, in terms of their age. तो दिस वाज अनदर पॉइंट व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एम्फसिस, कि ये अगर पॉसिबल तभी हो सकता है जब ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के काफी नजदीक होंगे या एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे. सो दैट इज व्हाट वन पॉइंट ही ट्राई टू एक्सप्लेन. The another point to support his theory was कि भाई पैलियंटोलॉजिकल डेटा, पैलियंटोलॉजी मतलब फॉसिल्स डेटा, अवशेष जो होते हैं, तो वो उसने देखे कि ये जो है आपको, एक मैं एग्जांपल देता हूँ उसका, कि फॉर एग्जांपल उन्होंने ये बताया कि देयर आर सर्टन स्पीशीज जो कि एग्जिस्ट करते थे, तो वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे आपको उसके फॉसिल्स मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं. अगर प्लांट फॉसिल ले लो या आप एनिमल फॉसिल्स ले लो, तो इनके जो रिमेन्स है, जो आज आज हम उसको फॉसिल बोलते हैं या अवशेष बोलते हैं, वो आपको मिलते हैं. तो ये अभी ऐसे भी हम कह सकते हैं कि भाई वो तो यहाँ से माइग्रेट हुए, लेकिन अगर अगर ये बीच में कोई सी होता या और कोई उसका कनेक्शन ही नहीं होता कॉन्टिनेंट्स में, तो दैट माइग्रेशन वाज नॉट पॉसिबल अनलेस देयर हैज टू बी लैंड रूट. कोई तो रूट होना चाहिए जिसकी वजह से आपको सिमिलर फॉसिल्स, चाहे आप प्लांट फॉसिल ले लो या आप एनिमल फॉसिल ले लो, तो दे आर रिकॉर्डेड इन द रॉक्स. I mean, similar fossils recorded in the rocks on different continents. So what he was, imagining that unless there is some land connection or land route, you cannot explain this. उन्होंने ये भी बीच में बताया था, एक और कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था कि कोरल, कोरल्स आप समझते हो कि कोरल्स, और कोरल आज 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 भी कोरल एग्जिस्ट करते हैं. तो उन्होंने ये देखा कि कोरल जो रिमेन्स है, मतलब नॉट लाइव कोरल्स बट द फॉसिल कोरल्स यू कैन से, वो जो है उन्होंने भी देखा कि आजकल ऐसे कॉन्टिनेंट्स में, फॉर एग्जांपल मैं बिफोर वी गो फर्दर ये बताता हूँ कि कोरल्स जो होते हैं वो उनका फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन में होता है. मतलब अगर आप देखो, अगर एंटार्क्टिका देखो, तो आज एंटार्क्टिका में कोरल नहीं हो सकते, या आर्टिक देखो तो वहां कोरल नहीं हो सकते. उसका रीजन ये है कि कोरल को सरवाइव करने के लिए एक सर्टेन टाइप ऑफ कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, एक टेम्परेचर कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, depth of the water column is required, and normally they are seen develop in the equatorial region of the earth. मतलब north and south, 20 degrees north and 20 degrees south of equator में you can see the development of the corals. लेकिन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था वेगनर ने, कि अगर मैं उसके बियॉन्ड जाता हूँ, मतलब हायर लैटिट्यूड पे जाता हूँ, तो पुराने कोरल्स का मुझे एविडेंसेस मिलता है. या साउथ में जाता हूँ हायर लैटिट्यूड्स पे, तो भी वहां मुझे कोरल्स के रिमेन्स मिलते हैं, नॉट लाइव कोरल्स बट उसके रिमेन्स मिलते हैं. तो उनका ये कहना था कि कभी ना कभी, आज ये बहुत कोल्ड क्लाइमेट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन कभी पास्ट में ये जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं इक्वेटर के नजदीक होंगे, तभी कोरल का फॉर्मेशन हुआ और बाद में ये ड्रिफ्टिंग हुआ, तो वो रॉक्स के साथ वो कोरल्स फॉसिलाइज होकर के फिर बाद में दूसरे लैटिट्यूड्स में चले गए. तो ये सारी चीज़ों का उनका ऑब्जर्वेशन था कि एक तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज उन्होंने एक स्टडी किया, दूसरा स्टडी ये था कि फॉसिल डेटा, दैट इज प्लांट फॉसिल, या आप देखो तो एनिमल फॉसिल्स है. उसके बाद कोरल्स का उन्होंने देखा. इवन उन्होंने तो वहां तक भी कहा था कि ग्लेशियल जो होते, ग्लेशियर्स होते, वो भी अगर देखो तो उनका मूवमेंट भी, अगर आप आज के रॉक स्टडी करो फॉर एग्जांपल अफ्रीका में और इंडिया में, तो उनका ये मानना था कि वो जो ग्लेशियल था, ग्लेशियर मतलब आइस, आइस एज यू कैन से, तो आपको ग्लेशियर्स के रिमेन्स जो है या ग्लेशियर के मार्किंग्स जो है वो आपको रॉक्स में अफ्रीका में भी मिलते हैं और वही डायरेक्शन आपको इंडिया में भी मिलती है. तो दिस ग्लेशियर्स मस्ट हैव इवन ट्रांसपोर्टेड along the land routes also. Yeah, movement of the glacier, not transported, I would say movement of the glacier was easily possible just because there was some connection between the land. Now, this all concept, he came with the conclusion finally that
ये कॉन्टिनेंट्स आज की पोजीशन में जो है वो पहले कभी ऐसे नहीं थे. दे वर ऑल वेरी क्लोज टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट. उसके बाद वो दो में डिवाइड हुए एंड देन लेटर ऑन विद द टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि राइट फ्रॉम ऑलमोस्ट 250 मिलियन ईयर्स टिल टुडे, आई शोड यू द पोजीशन कि वो मूवमेंट होते हुए, शिफ्टिंग होते होते आज वो ये पोजीशन में आकर के बैठे. अब सवाल भी उठे थे उनकी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि भाई कैसे मूवमेंट हुआ. तो उनका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन था, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि रोटेशन ऑफ द अर्थ से ये तो इतना मूवमेंट तो नहीं हो सकता है. तो that particular point he was not able to give a complete explanation, and he was talking of the continental masses. तो बाद में ये कॉन्सेप्ट आया कि भाई व्हाट अबाउट द सी फ्लोर. तो after continental drift, which was actually the whole credit goes to Wegener in that way. हमको उसको क्रेडिट इसलिए देनी चाहिए, कम से कम उसने इस बारे में सोचा कि आज ये पोजीशन कॉन्टिनेंट्स की है, वो पहले कभी ऐसी नहीं थी. तो वहां से एक शुरुआत हुई और उसके बाद लोगों ने अपने आइडियाज विद द टाइम पीपल स्टार्टेड गिविंग एक्सप्लेनेशन टू दैट ऑल्सो कि भाई नॉट ओनली कॉन्टिनेंट्स, द ओशन फ्लोर्स जो होते हैं, ओशन फ्लोर भी शिफ्ट करते हैं. मूवमेंट ऑफ द ओशन फ्लोर्स ऑल्सो हैपन्स, नॉट ओनली द कॉन्टिनेंटल मासेस. तो वो करने के लिए H.H. हेस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग. तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मैंने जस्ट ब्रीफ में आपको बताया कि क्या हुआ था और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के पीछे उनका लॉजिक क्या था कि ये मूवमेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहे कि क्यों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था पास्ट में. तो वो एक्सप्लेनेशन एक ब्रीफ में लेने के बाद हम, क्योंकि ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द अदर थिंग्स रिगार्डिंग दी व्हाट हैपेंस ऑन द सी फ्लोर. तो एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग कॉन्सेप्ट आया कि देखो क्रस्ट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का ऊपर का लेयर, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, जिसकी थिकनेस वेरीज फ्रॉम 6 टू ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स. तो ये जो क्रस्टल पोर्शन है वो, उसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी होता है और ओशनिक क्रस्ट भी होता है. खाली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से क्रस्ट नहीं बनता है, उसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर रहता है क्योंकि वो लाइटर है डेंसिटी में, और नीचे जो होता है ओशनिक क्रस्ट होता है. तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग कॉन्सेप्ट बाद में आया. अब ये कैसे आया ये मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ, देन आई विल कम टू दिस डायग्राम. H.H. हेस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा बताया कि भाई ये जो सी फ्लोर है वो नए नए बनते जाते हैं और पुराने वाले डिस्ट्रॉय भी होते जाते हैं. मतलब उनका ये कहना था कि सी फ्लोर आर क्रिएटेड, न्यू सी फ्लोर, ओशन फ्लोर्स, दे कैन बी क्रिएटेड, एंड ओशन फ्लोर्स, द ओल्डर ओशन फ्लोर्स गेट डिस्ट्रॉयड ऑल्सो. बट इतना होते हुए भी अगर आप देखो तो अर्थ का जो डायमेंशन है उसमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि एक बात जरूर है कि जहाँ कंस्ट्रक्शन होगा तो उसको कंपेंसेट करने के लिए कहीं पर तो डिस्ट्रक्शन होना ही है, अदरवाइज द बैलेंस ऑफ द अर्थ कैन नॉट बी मेंटेन. तो बाद में उन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लाए. अभी वो कैसे लाए उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि एक बार एक एक्सपीडिशन हुआ था ओशन फ्लोर पे, और उन्होंने क्या किया था कि बड़ी शिप के नीचे मैग्नेट्स लगाए थे, और उन्होंने पूरा एक सर्वे किया, मैग्नेटिक सर्वे किया ओशन फ्लोर का. तब उनको ये पता चला कि जैसे जेब्रा, तो आप हम सब जानते हैं जेब्रा पे ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होती है उसकी स्किन पे, तो इसलिए उसको कहा कि जेब्रा पैटर्न, उनको एक पूरा ग्राफ पूरा सर्वे से मिला. वो एक्चुअली क्या बता रहा था कि ओशन फ्लोर के ऊपर वो जो उन्होंने पूरा सर्वे किया उसके बेसिस पे दे केम टू द कंक्लूजन कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अर्थ का, वो आज हम देखते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ, we know what is the north pole and what is the south pole, or magnetic north and magnetic south. बट ये भी एक कॉन्सेप्ट आया था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ है वो आज नॉर्मल है, लेकिन कभी पास्ट हिस्ट्री ऑफ द अर्थ में कई बार वो रिवर्स भी हुआ है और कई बार नॉर्मल भी हुआ है. और ये जो स्ट्रिप्स मिली उनको आफ्टर द सर्वे ऑन द सी फ्लोर, उससे वो उन्होंने ये कंक्लूजन पे आए कि magnetic field of the earth has been normal and has been reverse also from the time to time after the formation of the earth.
नाउ ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग में जैसे ये आप डायग्राम देख सकते हो, तो यहाँ पर ये मैग्मा नीचे है। मैग्मा मतलब द हॉट मोल्टन मटेरियल विच कम्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उनका ये कहना है कि ये जब राइज होता है ऊपर, तो अलोंग द ओशन फ्लोर जहाँ पर भी उसको कोई वीक प्लेन मिल गया, जहाँ जिसको हम बोलते हैं मिड ओशनिक रिजेस बोलते हैं, तो वहाँ पर वो जब वो एक्चुअली बाहर आने की कोशिश करता है, तो ओशंस के अंदर भी जैसे हमने देखा कि वॉल्केनोज आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर या ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑल्सो वॉल्केनिक इरप्शंस आर सीन। हम देखते हैं आज भी है, वॉल्केनोज होते हैं कई जगह पर, आप देखो तो आपको न्यूज में भी पढ़ते होंगे कहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो वो आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे हो रहा है या सरफेस पे हो रहा है, लेकिन ओशन फ्लोर के ऊपर भी वॉल्केनिज्म होता है। तो वो कैसे होता है? तो ये जो ये जो मैग्मा या आप लावा कहिए सिंपल टर्म्स में, वो जब नीचे से राइज होता है तो ओशन फ्लोर के ऊपर वो स्प्रेड करता है ओशन फ्लोर को। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है न्यू क्रस्ट लिखा है, यहाँ पर न्यू क्रस्ट लिखा है, नीचे ओशनिक क्रस्ट है, और यहाँ ओल्डर क्रस्ट भी लिखा है। मतलब ओल्डर क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट बेसिकली अलोंग दैट वो क्रस्ट गेट सेपरेटेड, और जो नया मैग्मा या नया लावा आया वो जाकर के ऑक्यूपाई करता है उस जगह को। तो दैट इज व्हाई वी से ओशंस फ्लोर कैन बी क्रिएटेड एंड ओशंस फ्लोर कैन बी डिस्ट्रॉयड। So new ocean floors can be created and old ocean floors they can undergo destruction. तो ये कॉन्सेप्ट लाए सी फ्लोर स्प्रेडिंग सजेस्ट करने वाले प्रोफेसर एच हेस। बाद में क्या हुआ कि विद द टाइम अर्ली 70s में, अब मैं थोड़ा सा थोड़ा आगे आता हूँ, अर्ली 70s में मतलब 1970s के बाद एक कॉन्सेप्ट आया जिसको आज भी हम मानते हैं कि उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये वर्ड तो आपने सभी ने सुना ही होगा कहीं ना कहीं, जब भी कोई अर्थक्वेक होता है या ऐसी कोई बड़ी नेचुरल कैलामिटी होती है, स्पेशली अर्थक्वेक्स में या इवन बड़े वोल्केनिज्म्स में, तो वहां पर ये मेंशन प्लेट का आता है कि भाई ये प्लेट का इफेक्ट हुआ, ये प्लेट का सबडक्शन हुआ, ये प्लेट का मूवमेंट हुआ। ऐसे न्यूज़पेपर में या कोई भी ऐसे साइंटिफिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें ये हमको पढ़ने मिलता है। तो ये वेगनर का कॉन्सेप्ट उन्होंने कॉन्टिनेंट्स को लेकर के किया। हेस का कॉन्सेप्ट आया कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात की। ये दोनों कंबाइन कि भाई अगर क्रस्ट आप लेते हो, या प्लेट वर्ड हम यूज करते हैं, प्लेट आजकल हम प्लेट यूज करते हैं वर्ड, तो प्लेट का मतलब है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज अ प्लेट। नाउ इफ यू जस्ट सी today on the earth's surface we have several major and minor plates. It is nothing but the crustal mass only. ये कोई अलग से चीज नहीं है, ये है अपने अर्थ क्रस्ट का ही ब्लॉक्स है, यू कैन से लार्जर ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जिसके अंदर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी है और ओशनिक क्रस्ट भी है। तो अगर वो हम देखो, तो ये जस्ट एक आपको डायग्राम बता रहा हूँ कि जैसे आजकल हम ये कहते हैं कि भाई साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। तो ये क्या है प्लेट? इट इज नथिंग बट इट इज अ क्रस्टल मास ओनली विच कंसिस्ट ऑफ द ओशनिक क्रस्ट एज वेल एज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। आज जो भी एक्सप्लेनेशन है वो पूरे प्लेट टेक्टोनिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर दिया जाता है। जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं अर्थ के ऊपर, या बड़े बड़े वॉल्केनिज्म हो रहे हैं, या बड़े अब अभी मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि ऐसा बोलते हैं कि पैसिफिक रीजन जो है, पैसिफिक रीजन, उसको हमने लिटरेचर में ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया है कि इट इज अ रिंग ऑफ फायर। अब रिंग ऑफ फायर क्यों कहा गया पैसिफिक रीजन को? तो इसलिए कहा गया कि अराउंड पैसिफिक रीजन अगर आप स्टडी करेंगे, गूगल में जा करके भी आप स्टडी कर सकते हो, आप देख सकते हो कि इसको रिंग ऑफ फायर क्यों कहा गया। क्योंकि मोर देन 400, अबाउट 452 एक्टिव वॉल्केनोज, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द पैसिफिक रीजन। अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि ये पैसिफिक जो ब्लॉक है, अभी मैं प्लेट यूज कर सकता हूँ या ब्लॉक भी कहेंगे, या ये पैसिफिक का जो पूरा पोर्शन है या पैसिफिक प्लेट कहेंगे। वो सी क्या होता है, प्लेट
ये जो ब्लॉक्स है, क्रिस्टल ब्लॉक्स है जिसको हम प्लेट बोलते हैं, वो एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं, वो एक दूसरे से कोलाइड हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, या एक दूसरे के साथ स्लाइड पास्टिंग भी हो सकता है, मतलब दे जस्ट स्लाइड पास्ट ईच अदर। अब ये जब होता है कि ये जो क्रिस्टल ब्लॉक्स है विच कंसिस्ट ऑफ ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोनो, वो एक दूसरे के नजदीक आकर के कोलिजन भी हो सकता है उनका, एक दूसरे के अवे भी जा सकते हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर, या दूर जा सकते हैं हम ये कह सकते हैं, या एक दूसरे के साथ वो खाली दे जस्ट स्लाइड पास्ट ईच अदर, ये भी हो सकता है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज होती है अर्थ प्लेट के ऊपर। तो we have several major plates and several minor plates which exist on the earth today on, and they are in a continuous motion। मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमने हिमालय, आज हम देख रहे हैं कि हिमालय वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, राइट। अब ये हिमालय अगर आप देखो, उसका इतिहास अगर हम देखें तो हार्डली 65 मिलियन ईयर्स बैक, अभी देखो जियोलॉजिस्ट हमेशा मिलियंस की बात करते हैं क्योंकि हमारे लिए 100,000 इट डजंट मैटर मच, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि द यंगेस्ट माउंटेन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो मैं कहूँगा हिमालयस। उसके पहले बहुत पुराने जो है अरावली से, या आपके विंध्यन से, या सतपुरा से, दीज आर वेरी ओल्ड माउंटेन चेन्स। लेकिन हिमालयास, आल्प्स इन यूरोप, दीज आर ऑल फॉर्म्ड अबाउट 65 मिलियन ईयर्स बैक। तो उसके पहले हिमालय के पहले क्या था भाई वहाँ, तो वहाँ एक बड़ा सी था, जो मैंने पहले एक डायग्राम में आपको टेथिस सी बताया, तो इट वाज एक्चुअली अ सी। नाउ दैट सी में क्या हो रहा था कि विद द टाइम लॉट ऑफ थिंग्स वेर गेटिंग एक्यूमुलेटेड। आप तो समझ ही सकते हो कि सी इज व्हाट, इट्स अ बेसिन, इट इज एक्चुअली अ स्पेस वेयर लॉट ऑफ थिंग्स कम्स एंड गेट एक्यूमुलेटेड देयर बिकॉज इट्स अ बेसिन। तो वो जब सी था तो उसके अंदर काफी मात्रा में डिपोजिशन होता था, और बाद में जब ये मूवमेंट हुई, इसलिए मैं कह रहा था आपको कि ये ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स की जो बात है वो बिल्कुल सही है। ओनली थिंग इज कि देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स व्हिच ही कुड नॉट एक्सप्लेन, बट दैट डजंट रूल आउट द थियरी, बिकॉज आज हम देखेंगे तो हम ऐसा कहते हैं कि भाई two plates are colliding, two plates are diverging from each other, two plates are slide passing each other, ये हम कहते ही है। तो ये जो हिमालय बना था 65 मिलियन ईयर्स बैक, एक्चुअली हिमालय जो बना वो 5 सक्सेसिव मूवमेंट्स में बना है, एक एक स्ट्रेच में नहीं बना। 65 मिलियन ईयर्स के बाद उसको बनने की शुरुआत हुई, और 5 डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स में, हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 एपिसोड्स में आज जो हम देख रहे हैं हिमालय की पोजीशन, वो एक स्ट्रोक में नहीं बना है, वो 5 डिफरेंट टाइमिंग में ये जो मूवमेंट हो रहे थे ये प्लेट्स के बीच में, उसकी वजह से हुआ। तो कैसे हुआ, तो दो प्लेट का कोलिजन हुआ। दो प्लेट का मतलब आपका अगर देखो तो इंडियन प्लेट देखो, और बाद में यूरेशियन प्लेट जो देखो, या टिबेटियन प्लेट देखो, अगर सिंपली मतलब सिंपल लैंग्वेज में मुझे अगर कहना है तो ये इनके बीच में टेथिस सी था। वो टेथिस सी के अंदर डिपोजिशन काफी मात्रा में हो रहा था, लेकिन जब ये मूवमेंट हुआ और ये जब दोनों प्लेट टकराई एक दूसरे से, तो जो भी डिपोजिशन हुआ था वो पूरा अपलिफ्ट हुआ। अपलिफ्ट हो करके ये पूरा चेन ऑफ माउंटेन्स आज हिमालय दिख रहे, वो तब एग्जिस्ट हुआ। तो जब प्लेट कोलिजन होता है तो क्या होता है, तो माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी हो सकती है, या प्लेट्स एक दूसरे के से दूर जाते हैं तो नया ओशन फ्लोर भी बनता है। अभी मैं आपको सिंपल एक और एग्जांपल देता हूँ कि आजकल हम जो एटलांटिक ओशन देख रहे हैं, एटलांटिक ओशन हम सब जानते हैं, एटलांटिक ओशन देख रहे हैं, वो कभी 200 मिलियन ईयर्स के पहले अगर आप हिस्ट्री पढ़ो अर्थ की, तो तब एग्जिस्ट ही नहीं करता था। या फॉर एग्जांपल आज हम पैसिफिक ओशन हम देख रहे हैं, तो ऐसा कहते हैं कि पैसिफिक ओशन धीरे धीरे इट इज इन अ क्लोजिंग स्टेज। अभी ये कोई हमारे या आपके किसी के लाइफ स्पान में कभी होने से रहा, ये तो इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू कंप्लीट दैट प्रोसेस। लेकिन ये कैसे हम कह सकते हैं कि भाई ओशन फ्लोर्स आर क्रिएटेड, ओशन फ्लोर्स आर डिस्ट्रॉयड, या माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी टेक्स प्लेस, या दो प्लेट के बीच में कोलिजन होता है। तो इसका ये जो मूवमेंट्स होते, और ये मूवमेंट्स बहुत ही कम मात्रा में होती है, मतलब अगर स्केल देखो
तो इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स पर ईयर। आज भी इंडियन प्लेट, हमारी इंडियन प्लेट जो है या इंडियन पोर्शन है, इट इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विथ सम स्केल ऑफ हार्डली 1 or 2 millimeters और फ्यू मिलीमीटर्स पर ईयर। तो ये ये एक सिंपल कोई भी लेमैन विल आस्क अ क्वेश्चन कि भाई आपको कैसे पता चलता है कि ये प्लेट मूवमेंट हो रही है या इसका इतना रेट ऑफ मूवमेंट है, ये डायरेक्शन में है। तो इसका स्टडी होता है, और अगर ये प्लेट मूवमेंट हो रही है इंडियन प्लेट, तो ऑब्वियसली अभी भी इंडियन प्लेट इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट। दैट कोलिजन स्टिल, बट नाउ इट इज नॉट ऑफ दैट नेचर जो पहले हुआ था 65 मिलियन ईयर्स बैक, बट स्टिल दैट इंडियन मास इज इन मोशन। वो रुका नहीं है, इट्स बट इट इज स्लो, वेरी स्लोली गोइंग एट द रेट ऑफ 1 or 2 millimeters पर ईयर, जो हम देख भी नहीं सकते। लेकिन ये जो एक्टिविटीज होती है अर्थ के ऊपर, उसका हम जो उसका रिजल्ट होता है वो हम एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं। अभी आप देखो, ऐसे जब अगर कोलिजन होगा, इतने इतने दो बड़े बड़े लैंड मासेस का कोलिजन होगा या बड़े दो ब्लॉक्स का कोलिजन होगा, तो वहां आपको अर्थक्वेक्स एक्टिविटी भी दिखेगी, जिसको हम साइस्मिक एक्टिविटी कहते हैं, अर्थक्वेक एक्टिविटीज दिखेगी। या पैसिफिक रीजन देखा, अभी आप देखिए ये जो पूरा पैसिफिक रीजन है, आप जापान, फिर वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और वो पूरा बेल्ट देखो, या इवन इंडोनेशिया, जकार्ता और ऑल दिस प्लेसेस, अगर आप पूरा पैसिफिक अगर आप कवर करो, तो वहाँ आपको ज़्यादातर अर्थक्वेक भी दिखते हैं होते हुए, और वहाँ वोल्केनोज भी एक्टिविटी दिखती है। उसका रीज़न ये है कि दैट पैसिफिक प्लेट इज एक्टिव एंड इट इज मूविंग, और इसकी वजह से वहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत कॉमनली दिखती है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स कॉन्सेप्ट जो लाए वो अमेरिकन जियोलॉजिस्ट लाए थे। ऑफ कोर्स देयर आर आल्सो फ्यू जियोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड which don't even today accept the concept of plate tectonics, but now it has become virtually universally accepted theory that yes, plate movement does takes place, and one plate movement जब होती है तो उसकी असर उसकी नेबरिंग प्लेट पर भी होती है। तो ये सारी जो प्लेट मूवमेंट है, मेजर प्लेट्स माइनर प्लेट्स की जो मूवमेंट है, वो ये पूरे आजकल जो डायनामिक्स ऑफ द अर्थ है, दैट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय ऑल दिस थिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि भाई मूवमेंट कैसे होता है, इसका फोर्स कहाँ से आता है, या इसको कौन पुश करता है, क्योंकि ये तो बड़े बड़े लैंड मासेस है या बड़े बड़े ब्लॉक्स है अर्थ क्रस्ट के, तो उनको शिफ्ट करना ये कोई छोटी बात तो नहीं है। तो उसका कैसा मूवमेंट होता होगा? तो क्या होता है कि अर्थ के नीचे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्मा चेम्बर्स है, या हम उसको मेंटल पोर्शन ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं, वहां से ये जो मोल्टन मटेरियल है, वेरी हॉट मोल्टन मटेरियल, वो जो है इट इज लाइक ए कन्वेक्शन सेल। जैसे हम अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप इमीडिएटली समझ सकते हो कि हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो जो कन्वेयर बेल्ट कैसा होता है, जिसके ऊपर हमारा लगेज आता है, हम वो अपना लगेज उठा लेते हैं, तो कन्वेयर बेल्ट घूमता रहता है, राइट। सिमिलरली ऐसे ही कन्वेयर मूवमेंट बिलो द अर्थ इज ऑलवेज गोइंग ऑन, एंड ये जो पूरे कन्वेक्शन, हम उसको कन्वेक्शन सेल बोलते हैं। तो ये कन्वेक्शन सेल जो मूव होते हैं नीचे अर्थ में, उनका जो मूवमेंट रहता है, कभी कभी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, कभी एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट होता है, तो वो ड्राइविंग फोर्स है। ये प्लेट्स को ड्राइव करने का जो फोर्स आता है, दैट कम्स फ्रॉम द कन्वेक्शन करंट्स विच आर एग्जिस्टिंग एंड विच आर एक्टिव इन द इंटीरियर ऑफ दिस अर्थ। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अगर पहले आपने कुछ थोड़ा सा आइडिया आपको किसी ने दिया होगा कि भाई 3 मेजर पोर्शंस है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो स्पेशली मेंटल पोर्शन से, अपर मेंटल से, वो जो मैग्मा चेम्बर है जहाँ से ये पूरा मटेरियल राइज होता है, वो कन्वेक्शन पैटर्न में होता है। उनको हम कन्वेक्शन करंट्स भी बोलते हैं या कन्वेक्शन सेल्स भी बोलते हैं। कोई सेल्स क्लॉकवाइज में मूवमेंट करते, कोई सेल्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, लेकिन उनकी वजह से ये ड्राइविंग फोर्स मिलता है, और ये मूवमेंट जो है वो प्लेट्स की होती है। हाँ, लेकिन मूवमेंट बहुत ही स्लो होती है, इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ फ्यू मिलीमीटर्स पर ईयर। सो अपनी नॉर्मल आईज से वी कैनॉट इवन सी, वी कैनॉट इमेजिन, बट उसके जो रिजल्ट्स होते हैं
वो हमको ये इंडिकेट करता है कि ये प्लेट्स जो है वो एक्टिव है। इसकी वजह से आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो कई जगह पर वोल्केनिक इरप्शंस है, कई जगह पर आपके अर्थक्वेक्स प्रोन एरियाज है। तो these are the manifestations of the movement of the plates in different directions and their collision with the neighboring plates or slide passing each other with the neighboring plates. तो ये मैंने सर, तो आपको, जैसे हाँ, अपना दिल्ली का, जैसे दिल्ली में माइनर अर्थक्वेक्स हम फेस करते हैं, और तो वहां पे कौन सी प्लेट्स हैं जो अभी भी मूव कर रही हैं, और वहां पे जो कन्वेक्शन करंट है तो उसका फोर्स ज्यादा होगा जिसके कारण वो मूवमेंट इतना फील होता है। नहीं नहीं मैडम, ऐसा है कि जो नॉर्दर्न पोर्शन है पूरा हिमालयन बेल्ट है, आप देखो तो ये एक ही प्लेट है, इंडियन प्लेट ही है, इंडियन प्लेट का ही मूवमेंट है। तो इंडियन प्लेट का मूवमेंट है, उसकी वजह से आपको शॉक्स, भले माइनर शॉक्स आते होंगे, लेकिन शॉक्स आते बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट का मूवमेंट इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इट इज गोइंग ऑन एंड स्टिल इट इज गोइंग ऑन। तो बिकॉज ऑफ द इंडियन प्लेट मूवमेंट, अभी कन्वेक्शन करंट कौन सा नीचे होगा अर्थ के, वो तो हम नहीं कह सकते, बट कोई तो मूवमेंट है नीचे जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी जो ब्लॉक है, वो ये इंडियन मास हम कहते हैं पूरा, वो मूव हो रहा है। अदरवाइज और तो कोई ड्राइविंग फोर्स है ही नहीं कि वो क्यों हो सकता है। तो चाहे कोई भी पोर्शन में हो, मतलब ये नॉर्दर्न पोर्शन में हो, वहां पर ये इंडियन प्लेट का मूवमेंट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ शॉक्स। एक्चुअली क्या होता है अर्थक्वेक में, क्या होता है, आपने तो, अगर आप कच्छ के हैं तो आपको तो मालूम ही है, क्योंकि आपने फेस भी किया होगा अर्थक्वेक, बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आ गया था कच्छ में। अर्थक्वेक कब होगा? तो जब स्ट्रेस का एक्यूमुलेशन होगा कहीं पर, और जब स्ट्रेस रिलीज होगा तो दैट विल गिव अ शॉक। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक एक पॉन्ड है या बाउल में पानी है भरा हुआ, स्टील वाटर है। आप एक छोटा सा अंदर कोई छोटा सा पत्थर डालिए, राइट? ये तो मतलब बचपन में लोग ये बहुत सिंपली देखने के लिए मतलब खेलते हैं बच्चे भी। अब अभी भी आप देखो तो कोई एक पत्थर लेके पानी में आप डालिए, क्या होता है कि वो जो एनर्जी होती है वहाँ, वो रिलीज होती है उस पॉइंट से। और आपको रिंग्स है, वो उस पॉइंट के आजू बाजू में वो रिंग्स डेवलप होगी एंड दे विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसे जैसे दूर जाती है वो धीरे 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 अपनी एनर्जी उसकी लूज हो जाती है। एग्जैक्टली अर्थक्वेक में वही होता है कि एक जगह पर वो एनर्जी रिलीज करता है एंड दैट एनर्जी इज देन स्प्रेड इन द नेबरिंग एरियाज। तो कहीं पर उसका उसका फोकस होगा, कहीं पर उसका ओरिजिन होगा, बट द इफेक्ट ऑफ दैट डिपेंडिंग ऑन, और वो भी कैसे होता है कि जैसे अर्थक्वेक के जो वेव्स होते हैं वो भी ट्रैवल कब करेंगे अच्छी तरह से, जब उसको एक कोई सॉलिड मास होगा। अगर वहां पर अगर मान लो लूज मटेरियल है तो उसका ट्रांसमिशन इतना नहीं होगा, लेकिन अगर सॉलिड रॉक्स है या ऐसा उसको मीडियम मिलता है जहाँ से उसका मूवमेंट इज पॉसिबल या ट्रांसमिशन इज पॉसिबल, तो देन इट स्प्रेड्स इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। मैं आपको वह एक और एग्जांपल देता हूँ कि भाई भुज में जब अर्थक्वेक हुआ था 2001 में, और काफ़ी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, वो मोर देन 8 मैग्नीट्यूड का था। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि तब मैं स्टूडेंट्स के साथ राजस्थान में फील्ड वर्क में था, राणकपुर एरिया में राजस्थान के। हमको वहाँ शॉक्स आए थे। अब हुआ था भुज में अर्थक्वेक, या मतलब कच्छ में हुआ था, और उसका इफेक्ट हमको राणकपुर तक थोड़ा सा इफेक्ट हमको, ऑफ कोर्स वहाँ डैमेज कुछ नहीं थे, लेकिन हमको फील हुआ था कि यस देयर इज सम शेकिंग ऑफ द अर्थ, इज समथिंग हैज हैपेंड। तो हुआ था कहाँ पर, ओरिजिन कहाँ था, और उसका इफेक्ट हमको वहां तक देखने को मिला था। तो ये ऐसा कोई स्पॉट लेके हम ये नहीं कह सकते। हाँ, हम ये कह सकते कि नॉर्दर्न बेल्ट जो है वो साइस्मिकली एक्टिव है। तो ऐसी कोई भी मूवमेंट होती है, और ऑफकोर्स इंडियन प्लेट इज रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो वो जब मूवमेंट होती है तो कहीं ना कहीं उसके वो जो शॉक्स डेवलप होते हैं या उसके जो वेव्स ट्रांसमिट होते हैं, उसका इफेक्ट आपको कई जगह पर दिख सकता है। सर, डज ह्यूमन एक्टिविटीज आल्सो हैव एन इम्पैक्ट इन क्रिएटिंग अर्थक्वेक्स? मतलब क्या, मतलब इसको कंट्रोल किया जा सकता है वेरी ऑन अ मिनिमल लेवल? मतलब डज, जो भी हम कंस्ट्रक्शन का या जो भी काम करते हैं, डज दैट आल्सो अफेक्ट इन सम वेज? कंस्ट्रक्शन का तो आई वुड नॉट से, लेकिन एक एक थियरी है अर्थक्वेक की। देखो नॉर्मली ह्यूमन
don't play much role. It's you know, earth processes, they are playing a major role. लेकिन एक जरूर है कि इसको RIS बोलते हैं, रिजर्वॉयर इंड्यूस सिस्मिसिटी, RIS, रिजर्वॉयर इंड्यूस सिस्मिसिटी। वो बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है, लेकिन वो एक रीजन जरूर बताया गया है। अर्थ में कब होगा, तो इवन वॉल्केनिज्म अगर होगा तो उसके शॉक्स, मतलब उसके अगर मतलब लार्ज स्केल वॉल्केनिज्म अगर होता है तो उसका भी थोड़ा सा अर्थक्वेक इट कैन क्रिएट। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर अर्थक्वेक्स, but volcanism or volcanic eruption of a large scale can also bring some shocks in the neighboring areas। या रिजर्वायर इंड्यूस सिस्मिसिटी, मतलब अगर कोई रिजर्वायर है जिसके अंदर उसकी कैपेसिटी के ज्यादा अगर उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है कभी, तो बिकॉज ऑफ द वाटर प्रेशर, not major but minor shocks can be felt in the neighboring areas, but not directly any role of human beings can create such type of activities. Hello. Yeah, sure, sir. We can move ahead. Okay. So with this, in fact, I would say that I have taken almost 1 hour just to explain, and that too also very briefly, because if you go into the depth of it, then continental drift we can talk for 3 to 4 lectures. Similarly, seafloor spreading, plate tectonics, paleomagnetism, geomagnetism. There are so many things are associated with that. But this is, I mean, before you go to actually the processes which are operating on the earth, this is just a brief idea I gave, that what is the position of the the continents today, and how the theory and the concept came right from continental drift to the concept of plate tectonics. Now we move ahead, and I would give a geomorphic process. I will not read anything. I just these are a few points only which I would like to share. Now, what the processes on the earth they do. Now, these are the different natural processes. We call them as the geomorphic processes. Now, geomorphic processes, the earth processes in general, they can be of two types. One is endogenic process, matlab which are taking place within the surface of the earth, and another are called exogenic process, which are taking place on the surface of the earth, right? So there are two main types of processes. One is exogenetic or epigenic process, you can say, and endogenetic or hypogenetic processes also you can say, जो विद इन द अर्थ होते हैं प्रोसेसेस, क्योंकि ये प्रोसेसेस जब से अर्थ एग्जिस्ट हुई है, जब से बनी है, तब से ये प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली चलते ही है। इसमें हम एक सिंपल सेंटेंस भी हम तो ये जियोलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि एक सेंटेंस दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कि प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, उसका मतलब ये है कि आज मैं जो प्रोसेसेस अर्थ के ऊपर देख रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ रिवर्स, इफेक्ट ऑफ ओशंस, इफेक्ट ऑफ ग्लेशियर्स, इफेक्ट ऑफ विंड, ये प्रोसेसेस पहले भी अर्थ के ऊपर थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। इतना ही है कि इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ भाई, ग्लेशिएशन मतलब ग्लेशियर्स आइस, राइट। आज हम देखते हैं कि ज्यादातर ग्लेशियर्स कहाँ हैं, तो भाई नॉर्थ पोल में और साउथ में, एंटार्क्टिका और आर्टिक में आपको ग्लेशियर्स मिलते हैं। हिमालय में भी है, यस, मतलब पूरे अर्थ पे नहीं है, कोई कोई जगह पे अर्थ सरफेस पे आपको ग्लेशियर मिलते हैं। लेकिन अगर हम ऑलमोस्ट आप समझिए अराउंड 2 मिलियन ईयर्स बैक अगर आप जाओ, तो देयर वाज एन आइस एज, जब ऐसा कहते हैं कि पूरा अर्थ वाज अंडर द ब्लैंकेट ऑफ ग्लेशियर्स और ग्लेशियर आइस। आज नहीं है, आज है लेकिन पॉकेट्स में है, पूरा सरफेस कवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम था जब द एंटायर अर्थ वाज अंडर द कवर ऑफ ग्लेशियर आइस। तो उसका मतलब क्या है कि वो प्रोसेस तभी भी था, वो प्रोसेस आज भी है और कल भी रहेगा। उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है। अगर हम रिवर्स देखें, एक्शन ऑफ रिवर्स, एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, एक्शन ऑफ ओशंस, एक्शन ऑफ विंड्स, they already existed right from the time earth got formed, and even today they are operating, but their intensity of operation may vary from time to time. Now coming to the processes, the first is exogenetic process, मतलब जो process on the surface of the earth take place होते हैं, तो उसमें हम वेदरिंग है, मास वेस्टिंग है, ओके,
फिर इरोजन होता है किसकी वजह से? तो रनिंग वाटर मतलब आपका रिवर्स, ग्राउंड वाटर, ओशंस, विंड्स और ग्लेशियर। अभी ये जो प्रोसेस है, जैसे ये सब नेचुरल प्रोसेस है कि भाई रिवर्स, एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, एक्शन ऑफ विंड्स, एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, दिस ऑल प्रोसेसेस ये दोनों काम करते हैं। कहीं जगह पर वो इरोजन भी करते सरफेस का और कहीं जगह पर डिपोजिशन भी करते। सो दे एक्ट इन बोथ द वेज, somewhere erosion and somewhere the same process are responsible for deposition also। मतलब वो बनाते भी है और तोड़ते भी है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि भाई अगर रिवर है तो रिवर कहीं जाकर के डिपॉजिट भी करती है और कहीं वो रिवर इरोजन भी करती है। तो दिस ऑल प्रोसेस विच आर ऑपरेटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, they play a double role. They act as a erosional process also and they act as a depositional process also। इसलिए नीचे लिखा है कि एग्रेडेशन मतलब फॉर्मेशन बाय रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, सुनामीज और टाइड्स, ग्लेशियर्स एक्सेट्रा। और एंडोजेनेटिक प्रोसेस है जो विद इन द सरफेस ऑफ द अर्थ होते हैं, विद इन द सरफेस मतलब बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो है डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म। अब डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म जो है, डायस्ट्रोफिज्म का मतलब होता है कि these processes include mountain building activity and continental building activity, and these are those processes which are ऑपरेटिंग विद इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यह वॉल्केनिज्म है। हमको अगर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वो बाहर उसका मैनिफेस्टेशन दिखता है कि हाँ भाई थोड़ा लावा का इरप्शन हुआ, लावा बाहर आया जो हमको देख रहा है, वॉल्केनिक एक माउंटेन बन रहा है या कोनिकल माउंटेन बन रहा है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। बट ये प्रोसेस जो है ये तो विद इन द अर्थ हो रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैग्मा चेंबर से व्हेन द मैग्मा राइजेस अप and somewhere it comes out on the surface of the earth, when it comes out on the surface of the earth we call it as a volcanic eruption। but these two processes, these processes are mainly taking place within the earth surface। और एक और भी प्रोसेस है अर्थ के ऊपर, जैसे ऑन द सरफेस, विद इन द सरफेस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रोसेस भी होता है। मतलब स्पेस से, अभी मीटियोराइट है तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि भाई अर्थ का जो सरफेस है वो उसके ऊपर चेंजेस कौन लाता है? तो प्रोसेसेस लाते हैं। कौन से चेंजेस लाते हैं? तो इरोजन भी करते हैं, वो डिपोजिशन भी करते हैं। तो वो हमने देखा कि रनिंग वाटर है, ये है आपका ग्राउंड वाटर वगैरह, दे एक्ट इन बोथ द वेज। सिमिलरली अगर वॉल्केनिक इरप्शन होता है या अर्थक्वेक होता है तो वो भी अर्थ सरफेस को मॉडिफाई करते रहता है। तो अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली गेटिंग अफेक्टेड एंड मॉडिफाइड by either the process is taking place within the earth surface or the process is taking place on the earth surface। दोनों की वजह से। हाँ, ये बात जरूर है कि वोल्केनो या अर्थक्वेक रोज रोज नहीं होते, लेकिन ये जो इफेक्ट है ऑन द सरफेस वाली इफेक्ट है कि भाई रिवर्स का एक्शन है या विंड का एक्शन है, ये तो कंटिन्यूअसली ऑन द सरफेस इट इज गोइंग ऑन। So in either case, whether the processes are operating within or the processes are operating on the surface of the earth, they try to constantly modify the surface of the earth। लेकिन ये सबका एक पॉइंट जरूर है कि चाहे कोई भी प्रोसेस अर्थ के ऊपर हो जाए, बट द आइसोस्टेटिक बैलेंस जो अर्थ का है वो हमेशा मेंटेन रहता है और रहना भी चाहिए। और अर्थ को डायनेमिक भी रहना ही चाहिए, वरना अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। डायनेमिक नेचर ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज देयर एंड इट विल रिमेन ऑलवेज एज फार एज द अर्थ एग्जिस्ट इन द सोलर सिस्टम। एक और प्रोसेस की बात मुझे आपसे करनी है कि इफेक्ट ऑफ मीटियोराइट्स, वो भी अफेक्ट करते हैं अर्थ सरफेस को मॉडिफाई करने में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज भी मीटियोराइट फॉल होते, आप अगर न्यूज़पेपर में या कोई साइंटिफिक जर्नल में पढ़े होंगे तो यू विल जस्ट रियलाइज that the meteorite showers even take place today also, but not of that intensity। Again I am coming to that statement which I gave, that the present is the key to the past। meteorite आज भी of course not, it is not a regular phenomena, लेकिन in the, if you just go to the last 50 years history of the earth, yes there have been records of fall of meteoritic material somewhere on the earth surface। बट अगर आप 65 मिलियन ईयर्स पहले की अगर हम अर्थ की बात करेंगे
तो देयर वेर मेजर फॉल ऑफ मीटियोराइट्स. मेजर फॉल मतलब यहाँ तक कि एक ऐसा यू नो व्हाट यू से अ कॉन्सेप्ट है या ऐसा एक थियरी है कि ये जो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दे आई मीन वन ऑफ द रीजन, नॉट द रीजन आई एम सेइंग, बट वन ऑफ द रीजन वाज द इफेक्ट ऑफ मीटियोराइट्स. अब मीटियोराइट जो होते हैं दे आर वेरिंग इन साइज. दे मे बी वेरी स्मॉल इन साइज और दे मे बी एज बिग एज फ्यू किलोमीटर्स इन विड्थ. तो मीटोराइट की जो साइज होती है या डायमेंशन होता है वो छोटी साइज से लेकर के काफ़ी बड़ी साइज के भी हो सकते हैं. और ये कहाँ से आते हैं? सवाल तो ये उठता है कि मीटोराइट आता है कहाँ से भाई. अब अभी ये मीटोराइट्स हैं. एक्चुअली देयर इज अ मीटियोर इट इज एक्चुअली देयर इज अ बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. मतलब मंगल और गुरु के बीच ये जो प्लैनेट्स हैं हमारे, वहाँ पर उनको सराउंडिंग में एक बेल्ट है जिसको कहते हैं हम एस्टेरॉइड बेल्ट. अभी उसमें ये जो मीटियोराइट क्या है, तो वो जब ये प्लैनेट्स बने थे या यूनिवर्स हमारा बना था, प्लैनेट्स बने थे, तो जो मासिस प्लैनेटरी मासिस जो है, जो कि प्लैनेट्स नहीं बने, तो वो अर्थ ये जो सन के अराउंड दे स्टार्टेड रोटेटिंग बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. जो आज भी रोटेट कर रहे हैं वो सब प्लैनेटरी मटेरियल ही है. लेकिन क्या होता है कि जब कोई उसमें से कोई एक या दो या मोर देन दैट, व्हेन दे कम आउट ऑफ दैट बेल्ट और दे आर थ्रोन आउट ऑफ दैट बेल्ट, तो वो जा करके कहीं ना कहीं गिरते हैं. नॉट नेसेसरी कि हमेशा अर्थ के ऊपर ही गिरेंगे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अर्थ के ऊपर भी गिरते हैं. उसके रिकॉर्ड भी हमारे पास है और आज भी हमको ये पता है कि भाई मीटियोराइट्स दे डू कम, but not necessary that those meteorites which are thrown off from that belt all have to fall on the earth. ये जरूरी नहीं है. But if you just see the story of about 65 million years back, what I was saying, a large meteorite, ऐसा एक theory है. This is one theory that a large meteorite, it has fallen on the earth's surface, and because of that there were a lot of climatic changes, and there was a lot of dust cloud, volcanism also, and because of these so many changes which occurred, they had affected the life which used to exist at that time. उस टाइम की जो लाइफ थी उसको जरूर उसने अफेक्ट किया है और उसकी वजह से एक बड़ा सा डिप्रेशन भी डेवलप हुआ है और उसका स्टडी काफ़ी लोगों ने किया है. और अभी भी गल्फ ऑफ मेक्सिको में वो कहते हैं कि उस एरिया में उस ज़माने में 65 मिलियन ईयर्स बैक एक मीटियोराइट बड़ा सा फॉल हुआ था और उसकी वजह से काफ़ी बड़ा क्रेटर डेवलप हुआ है. और ये जो एक्सटिंक्शन हुए या वाइपिंग आउट ऑफ सर्टन ऑर्गेनिक लाइफ जो हुआ, वो अभी मानते हैं ऐसा. ये जरूरी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में या पूरे अर्थ के ऊपर बिकॉज ऑफ ओनली दैट रीजन इट हैज हैपेंड, ये मानने की जरूरत भी नहीं है. क्योंकि इंडिया में भी तो हमको डायनासोर्स के रिमेन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक तो ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि ये मीटियोराइट की वजह से यहाँ हुआ है. दिस कुड बी ड्यू टू सम अदर रीजंस आल्सो. वॉल्केनिज्म होता है, वो भी इवन मीटियोराइट कैन ट्रिगर वॉल्केनिज्म. मीटियोराइट जब इम्पैक्ट होता है तो काफी मात्रा में इम्पैक्ट होता है उसका तो वो वॉल्केनिज्म को भी वो ट्रिगर कर सकता है. तो मीटियोराइट जो है वो भी एक प्रोसेस ही गिनते हम, लेकिन वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रोसेस है. दैट इज नॉट ऑपरेटिंग विद इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, या इट इज नॉट ऑपरेटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बट फ्रॉम द स्पेस में से वो जो प्लैनेटरी मासेस आते हैं वो जब अर्थ के ऊपर टकराते हैं तो वो चेंजेस भी ला सकते हैं. अल्टीमेटली व्हाट वी आर डिस्कसिंग दैट व्हाट आर द प्रोसेसेस व्हिच ब्रिंग्स चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस. तो एंडोजेनिक प्रोसेस भी ला सकते हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस भी ला सकते हैं, और ये मीटियोराइट जो फॉल होते हैं जो हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रोसेस बोलते हैं, वो भी चेंजेस अर्थ के सरफेस के ऊपर ला सकते हैं. नाउ वी गो टू वन बाय वन, लाइक मास वेस्टिंग. पहले मैं मास वेस्टिंग से बात करूंगा, बाद में हम रिवर्स पे जाएंगे और बाद में बाकी के प्रोसेसेस हम लेते जाएंगे. सो मास वेस्टिंग क्या होता है? मास वेस्टिंग का मतलब है इट्स अ मूवमेंट ऑफ द अर्थ्स मटेरियल.
जैसे लैंडस्लाइड आपने आपने सुना होगा, या कहीं अगर आपको मौका मिला तो देखे भी होंगे, अगर आप स्पेशली आप ये हिमालयन रीजन में अगर आप कभी विजिट किए, या आपने न्यूज़, आजकल तो न्यूज़पेपरों में आता है, स्पेशली मॉनसून सीजन में बहुत कॉमन होता है कि कहीं पर भूस्खलन हुआ, मतलब एक पोर्शन स्लाइड हो गया, या समवेयर सम रॉक्स हैव फॉलन डाउन along the particular slope, तो उसको हम बोलते हैं सिंपली लैंड स्लाइड, मतलब स्लाइडिंग ऑफ द लैंड। वो क्यों होता है कि बिकॉज ऑफ द वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर, especially in those areas which are I mean where the rocks are having lot of fractures, yeah, lot of weak planes are there. Now along that, if the rivers sorry, if the water enters, now water enters due to, even it could be rainwater or it could be any other water, but when it enters, then it tries to, वो वो जो पानी है वो ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है। तो अलोंग अलोंग दैट पर्टिकुलर वीक प्लेन एक पूरा का पूरा ब्लॉक जो स्लाइड हो जाता है नीचे, या उसको नॉट नेसेसरी हमेशा रॉक ही होता है, इवन मड स्लाइड्स भी होती है, या ब्रोकन फ्रैगमेंट्स होते हैं जिसको हम डेब्री स्लाइड भी बोलते हैं। तो ऐसे ओवरऑल इन सभी एक्टिविटीज को हम बोलते हैं लैंड स्लाइड। तो लैंडस्लाइड एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो अर्थ सरफेस के ऊपर हमेशा आपको देखने मिलता है, कई कई जगह पर आपको देखने मिलता है। कई बार तो ऐसे होता है कि उस लैंडस्लाइड को रोकने के लिए, क्योंकि उससे काफ़ी डैमेजेस भी होते हैं, मान लो हम अगर कोई एरिया से पास हो रहे और सडनली कोई हिल के ऊपर से मटेरियल फॉल हुआ, और वो कब होगा वो हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। अगर वो फॉल हुआ तो हो सकता है कोई डैमेजेस, और ऐसे डैमेजेस भी रिकॉर्डेड है और होते हैं, रोड डैमेज होते हैं या प्रॉपर्टीज डैमेज होती है लैंडस्लाइड की वजह से। और आजकल बहुत स्टडी चल रहा है स्पेशली हिमालयन रीजन में कि ये लैंडस्लाइड जो होती है बहुत फ्रिक्वेंटली वहाँ होती है लैंडस्लाइड्स, तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, या उसकी वजह से डैमेज को कैसे हम रोक सकते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टडीज आर ऑलरेडी बीन गोइंग ऑन। Even our department colleagues also, they have done some work on this landslide of Himalayan areas कि हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते, टू जस्ट डैमेज को हाउ हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इवन राजस्थान में भी कई जगह पर मैंने देखा है कि वो लोग उसको ट्रीट करते हैं, जैसे अगर हमने स्टडी किया, क्योंकि ये स्टडी जियोलॉजिस्ट ही करता है कि भाई दिस रॉक्स आर हाईली वीक, दे आर जॉइंटेड, दे आर हाईली फ्रैक्चर्ड, तो वहां से कोई एक आध ब्लॉक अगर लूज हो जाता है पूरे ब्लॉक से, तो वो एक आध ऊपर से पीस नीचे गिर भी सकते हैं, या नंबर ऑफ पीसेस कैन ऑल्सो फॉल डाउन। तो वहां पर क्या करते हैं लोग, वायर मेश लगा देते हैं। वायर मेश मतलब जाली, सिंपल। तो वायर मेश लगा देते हैं, अगर मान लो कोई मटेरियल वहां से लूज हुआ या गिरना मतलब गिरने की उसमें है, तो एटलीस्ट दैट जाली या दैट वायर मेश विल स्टॉप इट, वो उसको गिरने नहीं देंगे। तो अलग अलग प्रकार के लैंडस्लाइड, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि भाई यहाँ पर एक्चुअली मास वेस्टिंग में बल्क ट्रांसफर होता है रॉक डेब्रिस का, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको। उसके अंदर अर्थ फ्लोज होते हैं, मड फ्लोज होते हैं, रॉक स्लाइड्स होते हैं। मैं आपको जस्ट डायग्राम दिखाऊंगा बिकॉज दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। अच्छा, these are some text but that we will not I'll pass on this to you, you can just take down the notes from this। लेकिन अभी ये देखो, अभी ये यहाँ पर एक लैंडस्लाइड हुआ है, यू कैन सी समवेयर इन सम रीजन, यू कैन सी लॉट ऑफ मटेरियल हैज फॉलन डाउन। यहाँ पर रॉक स्लाइड हुआ है, दूसरे डायग्राम में आप देखो पूरे के पूरा जो रोड था इट इज टोटली ब्लॉक्ड। वाई? बिकॉज दैट एंटायर पोर्शन फ्रॉम द स्लोप ऑफ दिस हिल इट हैज फॉलन डाउन। और आप देख सकते हो कि कितना मटेरियल, अगर मान लो वहां से कोई अगर कोई यहाँ पास होता है, तो naturally it will be affecting him, or it will be also causing a damage to that the people staying there or people passing from there or any properties there, it can cause lot of damage। तो ये एक होता है लैंडस्लाइड, उसकी वजह से भी अर्थ, दिस इज एन इम्पोर्टेंट अर्थ सरफेस प्रोसेस, and especially in the monsoon or in this season today, we can experience this in certain hilly regions। ये बहुत कॉमनली ऑब्जर्व होता है, स्पेशली जो रॉक्स जहाँ पर हाईली फ्रैक्चर्ड है, जॉइंटेड है, या वीक प्लेन्स उसके अंदर है, तो वहाँ पर along that if the water helps, then it can simply slide down like this।
नॉट नेसेसरी हर जगह पर बड़े बड़े पत्थर ही गिरे, इवन वहाँ छोटे छोटे जो पत्थर भी होते हैं वो भी स्लाइड होके, जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट डायग्राम में आपने देखा, तो ये दूसरे डायग्राम में तो काफी बड़े बड़े ब्लॉक्स है। आप अगर फर्स्ट डायग्राम देखो तो उसके अंदर साइज कम है, बट ये भी along with the soil, along with the broken fragments, it is just sliding down. You can see that, and then it can cause a lot of damage to the life and property. So rock slide होता है। अच्छा, ये नीचे एक स्लम्प मैंने दिखा है, तो स्लम्प भी एक एक टाइप ऑफ लैंडस्लाइड ही है, जिसके अंदर पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ द रॉक इट जस्ट स्लाइड्स डाउन, पूरा का पूरा, जैसे ऊपर से ऐसा, अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि जो स्लाइड होती है उसके ऊपर हम ऊपर से कैसे नीचे आ सकते हैं, सिमिलरली रॉक भी पूरा का पूरा सरफेस के ऊपर स्लाइड होकर नीचे नीचे आ जाता है। वहां तक होता है कि कभी कभी वहां अगर कोई कोई स्ट्रीम है छोटी सी, या कोई रिवर पास हो रही है, तो अंदर वो चले जाए तो कभी फॉर ए शॉर्ट टाइम इट कैन इवन ब्लॉक द मूवमेंट ऑफ द वाटर ऑल्सो इन दैट स्ट्रीम। ये भी हो सकता है बिकॉज ऑफ, अगर लार्ज स्केल मूवमेंट होता है। और इसमें क्या है, दो टाइप के होता है, एक तो रैपिड मूवमेंट होता है लैंडस्लाइड में, और एक स्लो मूवमेंट होता है। रैपिड मूवमेंट का मतलब है इट इज वेरी फास्ट, और स्लो मूवमेंट जो होता है इट टेक्स फॉर ईयर्स टुगेदर। तो that you have to observe for several, you have to monitor it, then only you can realize। लेकिन ये जो डेब्रिस स्लाइड है, स्लम्प है, या रॉक स्लाइड्स है, these are very rapid movements which normally takes place, and they can cause a lot of damage to the property, and it can affect the normal life also at times, especially in this high altitude, this high altitude regions. These type of things are very commonly observed। अभी ये भी एक दूसरा मैं आपको, जस्ट अलग अलग डायग्राम है कि भाई हिल स्लोप के ऊपर कैसे डेब्रिस फ्लो होता है, राइट, मड फ्लो कैसे होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो दिखा है मैंने, क्रीप लिखा है, और यहाँ पर सॉलिफ्लुक्शन लिखा है। नाउ दीज आर व्हाट यू से, दीज आर स्लो मूवमेंट्स। ये जो क्रीप है, या ये जो सोलिफ्लुक्शन प्रोसेस है, now these are all slow movements, they are not rapid movements। rapid movements में तो लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड, डेब्री स्लाइड, these are all rapid movement होता है, but these slow movements they take a lot of time for I mean they take several years। of course their movement is there, but that you have to monitor। you cannot visualize like the rock slide कि आपके सामने ऊपर का पूरा पूरा सरफेस नीचे आ गया, वो आप विजुअलाइज भी कर सकते हो, बिकॉज इट्स वेरी रैपिडली हैपनिंग। but that doesn't happen in a slow moment, that take place for years together। Now we will just, okay, before I go further, any question here please? Sir, what's the difference between a creep and slump? Because दोनों almost same ही लग रहा है, दिख रहा है मुझे। नहीं, creep is a slow down sloping movement of the soil particularly। Okay. और ये मैं आपको बताता हूँ, स्लम्प जो होता है वो ये देखिए, ये है। अभी यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा ब्लॉक मूवमेंट ऑफ द रॉक, कंप्लीट ब्लॉक ऑफ द रॉक मूव्स डाउन। Okay. एंड इट इज वेरी रैपिड मूवमेंट होता है वो। Okay. 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 Are you enjoying, by the way? Let me be very clear with you. Yes, sir. Yes, I mean it's quite informative. Yes, It is being explained. definitely. I mean, very nice. I mean, even for a person who is not from a technical background, this is quite, it's we are able to absorb it. Yeah. And rather, I would appreciate whenever you interact with me. I would really appreciate Yeah. it, because I know that Dr. Jadeja told me that everybody is not from a geology background. So as far as possible, I am trying to use the words which are easily understandable by everyone. That is what I am doing. Yes. Okay. Sir, can you Now- explain solifluction? इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ क्रीप। नॉर्मली वो कहाँ होता है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर ग्लेशियल एरिया है, तो वहाँ सॉइल के नीचे, फॉर एग्जांपल देखो सॉइल लेयर है, तो सॉइल के नीचे पानी तो रहता है। whenever the temperature falls down, right, तो वो जो है it becomes virtually ice। now
Again, when some warm periods come, that melt water is I mean that ice gets melt. So melt waters जो है, they can cause the movement. 1 minute, sorry. They can cause the like a creep type of movement, मतलब सॉइल का मूवमेंट होता है, बिकॉज और ये कहाँ होगा, जहाँ पर जब फ्रोजन वाटर होगा ग्राउंड के नीचे, और जब वो मेल्ट होगा, तब वो धीरे 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 सॉइल का मूवमेंट कर सकते हैं, उसको हम सॉलिफ्लुक्शन बोलते हैं. दिस इज नॉट ऑब्जर्व एवरीवेयर, इट इज ऑब्जर्व ओनली इन दोज एरियाज which are having the presence of a permanently frozen water bearing grounds. वहीं पर होगा ये. But of course it's a soil, it's a type of a creep only. So it's a slow down slope movement of the superficial soil of the rock. और देखो soil का एक is it found in regions like Leh and Ladakh? yeah, of course you can find there, of course you can find there. एक बात भी, मैं जब यहाँ सॉइल की बात आती है तो जस्ट एक छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि सॉइल और एलुवियम, ये दोनों में बहुत फर्क है. नॉर्मली क्या होता है, जब हम कहीं पर भी जाते हैं, और स्पेशली लेमैन कोई होगा, तो वो जब स्पेशली रूरल एरियाज में जाएगा, तो वो एलुवियम को भी सॉइल बोल देगा, क्योंकि उसका वो टॉपिक नहीं है. बट फॉर हिम एवरीथिंग इज सॉइल. But actually soil has a very specific meaning. Alluvium has a specific meaning. Soil is always the weathered product of a rock. Now you will say what is weathering? बहुत simple explanation मैं देता हूँ. Interaction between rock and atmosphere is weathering. Interaction between a rock and atmosphere is a weathering. मैं आपको for example देता हूँ. आपके पास कोई लोहे का पीस है, उसको आप ये सीजन में पर्टिकुलरली जब मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, आप उसको एक्सपोज रखिए या उसके ऊपर कोई पेंट नहीं लगाए, तो इट विल गेट इमीडिएटली रस्टेड और नॉट. सो व्हाट इज दैट? इट्स अ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन which is going on, right? Similarly, a rock, when it is exposed, or rocks are always exposed to the atmosphere, and this process, which we call it the weathering process, that operates the moment the rock is getting interacted with the atmospheric agencies, or the end product, the final product of any weathering process of any rock. It could be any rock. Like yesterday you studied, as I was told, that you have studied few rocks, and you are going to study in detail also in the the later lectures. Any rock, it could be, if it is exposed to the atmosphere and it is coming in contact with the different agencies of the atmosphere, different processes of the atmosphere, immediately they will start weathering, and the end product of any weathering process is always a soil. So what is a soil? Soil is not alluvium. It is not brought down by river agencies like river or something like that, which can deposit at bringing from somewhere and depositing from some other place. It is not so. Soil is always formed in that place only. It is not a transported material. It forms on that place only, on that rock surface only, because of the weathering process of that rock and its interaction with the atmospheric processes. A layer is formed, a rock undergoes a weathering, and it gives rise to a formation of a soil profile. So soil is altogether different thing, and alluvium formation is altogether a different thing. So that is just, I wanted to make a small clarification here, that what soil means what, because I have seen that several people have a confusion, and they use the term sometimes alluvium, sometimes soil, but they are having us altogether different meanings, and the soil is specifically restricted to this particular thing only. Okay. So sir, land besides the river, so is it an alluvium or alluvium? Alluvium. It's alluvium. It's alluvium. Or sir, like alluvium, the soil which is transported from one place to another place? Yeah, it can be transported. Of course, yes. See, the formation of soil is in situ, but the same soil, on account of any natural agencies like river water
or due to any other agency, it can be transported later also. But normally what happens is that when the soil forms and if there is a vegetation growth over it, then this vegetation will not allow the removal of the soil. It will try to Okay. hold the soil. Yeah. When the Yeah. vegetation develops over it, then it becomes stabilized and then it is not allowed to, of course, some portion may, but otherwise it is on hold because the roots are, holding that particular soil. सर एक बार और एक चीज और क्लेरिफाई करना था, मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि जहां पे भी रिवर होगा वहीं एलुवियम सॉइल मिलेगा ओनली? River, see, alluvium is actually a, the product of the riverine action or alluvial action. Alluvial means riverine action. ओके Alluvium. ओके. Now, after this interaction of this, let me start another important process, that is work of rivers. Now, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, हम जानते ही हैं कि rivers, you see, there are small rivers, there are large rivers, there are rivers which carries water throughout the year, there are rivers which carry water only during the monsoon season, and the rest of the time they are dry. Now there are actually two words are used here. The rivers, river is also a natural agency, and it has been existing right from the time the earth has formed, and the processes have been operating since then. Now these rivers, they play a very, very important role as a erosional agents and as a depositional agents also. अगर river erosion करती है तो river deposition भी करती है. There are certain rivers which have a constant flow of water throughout the year, even during the dry season also, or during this hot summer also. There are rivers जिसके अंदर हमेशा water रहता ही है, जिसको हम perennial rivers बोलते हैं, और जिसके अंदर खाली सीजन के टाइम पे पानी रहता है तो उसको हम एफिमेरल रिवर्स बोलते हैं, एफिमेरल स्ट्रीम्स बोलते हैं उसको. फाइन. नाउ दीज रिवर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी एक साइकिल होती है जिसको हम उसको बोलते हैं फ्लूवियल साइकिल. फ्लूवियल मतलब रिवराइन एक्शन, फ्लूवियल साइकिल हम बोलते हैं. तो फ्लूवियल साइकिल ये क्या चीज है? तो फ्लूवियल साइकिल जो है, that is the erosional cycle of a river, or we call it as the fluvial cycle of river. Now what actually river does, मैं आपको सिंपल कंपैरिजन देता हूं कि जैसे हम है ह्यूमन बीइंग से, हमारी भी एक लाइफ साइकिल है. सॉरी, राइट फ्रॉम यूथ स्टेज टू मैच्योर स्टेज एंड टू ओल्ड स्टेज. ओके, तो अगर आप कंपेयर करो अपने आप को, राइट, तो यूथ स्टेज में जब ह्यूमन बीइंग होता है या आदमी होता है तो उसके अंदर एनर्जी भरपूर होती है, लॉट ऑफ एनर्जी ही हैज. जब वो मैच्योर स्टेज में चला जाता है तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम रहती है या वो इतना एक्टिव नहीं होता है. ऐसा नहीं कि वो एनर्जी नहीं रहती, लेकिन एक्टिवनेस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि यूथ का एक एक्टिवनेस अलग है, मैच्योर स्टेज का एक्टिवनेस अलग है. और जब आप ओल्ड स्टेज में जाते हो, राइट, आफ्टर क्रॉसिंग 50 या 60, obviously slowly the activities or the energy is not the same as you have energy at the age of 15 or 20. obviously वो possible नहीं है. तो ये एक ह्यूमन साइकिल है, वेयर ह्यूमन साइकिल में भी हम यही कहते हैं कि यूथ स्टेज है, मैच्योर स्टेज है और ओल्ड स्टेज है. सिमिलरली ये जो रिवर होती है उसकी भी 3 स्टेजेस बोलते हैं, जिसको हम फ्लूवियल साइकिल बोलते हैं, कि यूथफुल स्टेज ऑफ द रिवर, मैच्योर स्टेज ऑफ द रिवर और ओल्ड स्टेज ऑफ द रिवर. अच्छा, ये 3 जो है, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड, ये उसकी एनर्जी कंडीशंस के ऊपर है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर है. रिवर हमेशा इट इज हैविंग ए कैरिंग कैपेसिटी. सम ऑफ द रिवर्स दे कैरी लॉट ऑफ मटेरियल व्हेन दे मूव, सम रिवर्स दे कैरी लेस मटेरियल. तो उसका रीजन यही है कि उसका वाटर कॉलम कैसा है, या उसका कैरिंग कैपेसिटी कितनी है रिवर की, या व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिवर इट इज, whether it is a very major river or it is a tributary stream or it is
just a small streamlet. Depending on that, the river will have its own carrying capacity. So large rivers will carry a lot of material with them, small rivers will carry a little material with them, depending on their energy conditions, depending upon their carrying capacity, and depending upon the ability of the river to undergo erosion. Erosion matlab removal of certain thing. I think erosion is a very common term, everybody can understand. Erosion and deposition. So when something is removed by some natural agency, you will say it's a removal or it's a erosional process. So river, what it has a three cycle, I mean 3 stages of its cycle. And नॉर्मली एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि ह्यूमन स्टेज में हमारे 3 स्टेज है, वैसे ही रिवर में भी 3 स्टेज है. ह्यूमन में जो हमारी साइकिल है वो ओल्ड स्टेज के बाद अल्टीमेटली द पर्सन गोज फॉर एवर. लेकिन रिवर की जो साइकिल है उसमें ऐसा नहीं हो सकता. हो सकता है कि रिवर मैच्योर स्टेज में पहुंच गई है या ओल्ड स्टेज में भी पहुंच गई है, राइट. क्या होगा कि रिवर ओल्ड स्टेज में जाती है तो इट बिकम्स स्लगिश, मतलब उसकी एनर्जी कंडीशंस कम हो जाती है, कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और अल्टीमेटली वो जा करके सी को या ओशन में जा करके मिल जाती है. ऐसे भी होता है कि एक स्टेज से वो अगले स्टेज पे वापस जा सकती है. अभी मान लो कि रिवर ओल्ड स्टेज में है या मैच्योर स्टेज में आज है, तो वो यूथ स्टेज में भी जा सकती है, जो कि ह्यूमन बीइंग्स में पॉसिबल नहीं है. अगर ओल्ड एज हो गया तो वापस आप यूथ स्टेज में नहीं जा सकते. लेकिन रिवर में ऐसा नहीं है. रिवर अगर कोई भी स्टेज में आगे एडवांस गई है एंड इट कैन गो बैक टू इट्स अर्लियर स्टेज ऑल्सो. वो कैसे होता है और उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो हम उसको डिस्कस करेंगे. लेकिन पहले मैंने शुरुआत ये की कि रिवर की एक साइकिल रहती है और उसके हिसाब से रिवर अपना जो प्रोसेस करना है या रिवर को जो उसकी एक्टिविटी करनी है वो अकॉर्डिंगली रिवर करती है. चाहे कोई भी रिवर हो, चाहे वो पेरिनियल रिवर हो या एफिमेरल रिवर हो, जो भी हो, वो अपनी एक्टिविटी जरूर करती है. नाउ ये जो 3 स्टेज है, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज ऑफ द फ्लूवियल साइकिल या रिवर साइकिल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डेविजियन साइकिल ऑफ फ्लूवियल या फ्लूवियल साइकिल. इट इज कॉल्ड डेविजियन फ्लूवियल साइकिल. अब सवाल ये है कि रिवर कोई एलिवेशन से निकलती है और वो अपना रास्ता बनाते 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 उसका एंड डेस्टिनेशन इज अ सी और ओशन. ये हम सभी को मालूम है. बट ऐसी भी रिवर्स वर्ल्ड में है कि जिसका फाइनल डेस्टिनेशन है इज नॉट द ओशन और द सी बट इट इज अ लेक. लार्ज लेक होगा तो उसके अंदर भी कई स्ट्रीम्स जा करके वहां पर एंड हो जाती है. ऐसे भी एग्जाम्पल्स वर्ल्ड में है. अब रिवर जो है वो एक एलिवेशन से निकलती है और स्लोप, जो ग्राउंड स्लोप होगा उसको फॉलो करते, नेचुरल स्लोप जो होगा उसको फॉलो करते 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 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इट स्टार्ट्स मूविंग. पहले एक छोटी सी स्ट्रीम होती है, फिर वो क्या करती है रिवर, वो अपने चैनल को ही कट करते जाती है. वो मतलब अपना रास्ता बनाती है. सिंपल वे में ये कहूँ तो इट मेक्स इट्स ओन वे, इट ट्राइज टू कट इट्स ओन चैनल और वो वर्टिकल कटिंग करती जाती है. अगर आप देखो, आप तो मतलब सभी लोग, आई एम श्योर एवरीबडी हैज सीन अ रिवर. तो एक रिवर वैली होती है जिसको हम बोलते हैं रिवर वैली. वो वैली कैसे बनती है, तो रिवर ने खुद ने अपना रास्ता बनाया है. रिवर ने अपनी वैली खुद बनाई है. कैसे बनाई है, तो जब वो ओरिजिन हुई थी तो वो ओरिजिन होने के बाद धीरे धीरे वो वर्टिकल कट करती गई और अपना रास्ता बनाती गई एंड इट हैज मेड इट्स ओन चैनल. ओके, नाउ दिस रिवर्स और एनी सच रिवर जब वो वर्टिकल कटिंग करती है तो उसका मतलब है उसके अंदर बहुत पावर रहता है. तभी वो पत्थर को कट करना, वर्टिकल कट करना और अपने लिए चैनल बनाना उतना आसान नहीं होता है रिवर के लिए. तो it has to cut the rock or the surface on which it is moving. Now if it has to cut a surface or if it has to cut a rock on which it is moving, obviously उसके अंदर हाई एनर्जी चाहिए. और हाई एनर्जी तभी होगी जब वो यूथफुल स्टेज में है. आप उसको ओल्ड स्टेज में अगर ये इमेजिन करेंगे हम कि वो वर्टिकल कटिंग करेगी रॉक्स को,
ऐसा नहीं हो सकता। वो यूथ स्टेज में ही अपनी वैली बना देती है, या उसका जो पाथ है वो बना देती है, क्योंकि उसके अंदर तब उसकी एनर्जी है. So that with the help of that, it tries to cut its channel, try to cut the rock and make its own way or make its own valley. And normally river valleys are V-shaped valleys, normally resembling to the alphabet V. V-shaped valleys normally they are seen in case of rivers. Now, when these rivers originate and when they start cutting their own channel, vertical cutting when it takes place, question arises is, भाई कितना वर्टिकल कटिंग करेगी रिवर? उसका कोई लिमिट होता है या उसकी मर्जी के हिसाब से कितना चाहे वो कर सकती है? ऐसा नहीं है. वो वर्टिकल डीप कटिंग होगा. देखो आप अगर कभी हिमालय साइड में या कोई हाईली हिली रीजन्स में अगर आप कभी विजिट किए तो आप देखोगे कि डीप वैलीज होती है, वेरी डीप वैलीज, राइट? तो वो इतना सारा कटिंग किया है और नीचे आप देखोगे तो रिवर का आपको वाटर दिखेगा नीचे. आप इतना बड़ा वर्टिकल कटिंग करने के बाद डीप वैलीज होती है. इवन इफ यू टेक द एग्जांपल, तो आपको ग्रैंड कैनियन एरिजोना, यू कैन सी दैट ग्रैंड कैनियन एरिजोना का ए फेमस एग्जांपल है. तो that I'll come to that point later because there is something else also I have to talk about the Grand Canyon. वो कैनियन की बात हम बाद में करेंगे. लेकिन ये रिवर का जो वर्टिकल कटिंग होता है वो कहाँ तक होगा? तो वो जब तक सी लेवल तक नहीं पहुँचती है उस एरिया में जहाँ से इट इज फ्लोइंग, व्हेन इट रीचेज अ मीन सी लेवल, वहाँ तक ही रिवर कट कर सकती है, उसके नीचे नहीं कर सकती है. तो हम वो जो लेवल है अप टू विच द रिवर कैन कट इट्स ओन चैनल, उसको हम कहेंगे बेस लेवल ऑफ इरोजन ऑफ ए रिवर. इसलिए वो डायग्राम में आपको यहाँ दिखेगा कि बेस लेवल ऑफ इरोजन मैंने लिखा है कि बेस लेवल का मतलब ये है कि द रिवर का जो डाउन कटिंग होता है, वर्टिकल कटिंग है, उसका एक लिमिट है. और वो लिमिट क्या होगा? अगर वो लेक में जा रही है, फाइनली देयर आर रिवर्स व्हिच गोस टू लेक्स आल्सो, तो वो लेक लेवल होगा या फिर मीन सी लेवल होगा. वो उसका the end or I would say the ultimate base level of erosion होगा. उसके नीचे इरोजन नहीं हो सकता है रिवर के. तो ये एक उसका लिमिट है, वर्टिकल इरोजन करना या वर्टिकल कटिंग का भी उसका एक लिमिट रहता है. अच्छा, ये बेस लेवल की जो मैंने बात की वो दो तरह के, प्राइमरी बेस लेवल एंड टेम्पररी बेस लेवल एंड परमानेंट बेस लेवल. ये जो लेक लेवल होता है, इट्स अ टेम्पररी बेस लेवल ऑफ इरोजन, whereas the mean sea level is considered to be the permanent base level of erosion. Okay, so river behaves like this. Now there are certain features which are typical of river erosion and there are certain features which are typical of deposition. So we will now go further that to see what are the features which a river form on account of the erosion action and what are the features the river forms on account of the action of deposition. एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि नॉर्मली हमारे एक कॉन्सेप्ट में होता है, हम सब साइंस के स्टूडेंट्स या न भी हो तो भी इतना तो हम जानते हैं कि जो वर्ल्ड में बड़े बड़े डेल्टाज है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में सुंदरबन डेल्टा है, राइट, या कावेरी डेल्टा है, महानदी डेल्टा है. सिमिलरली देयर आर सेवरल डेल्टाज इन द वर्ल्ड. अभी आप देखो all rivers, there are several rivers in this world, several rivers, some are major, some are minor, so many are there. But if you see this delta, one of the very important component which is formed on account of the action of rivers when the river meets the ocean or the sea. All rivers do not form delta, ये आप ध्यान रखिए. All rivers, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो रिवर्स है हमारी वेस्टर्न साइड में फ्लो करती है इंडिया के, मैं इंडिया की बात करता हूँ. अगर आप देखो इंडिया में जो डेल्टास बन रहे हैं और या जो बने हुए हैं ड्यू टू द मेजर रिवर्स, दे आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, नॉट ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया. उसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट साइड में रिवर्स मेजर रिवर्स नहीं है ना, बट इट इज नॉट फॉर्मिंग, but it is only formed along the east coast of India. Major delta, you just see the map of India, you will realize
that majority of the large deltas, majority of the deltas in general, they are concentrated along the east coast of India, and they are not that concentrated on the west coast of India. तो उसका मतलब ये है कि रिवर एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो कि नॉर्मली डेल्टा फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. वो ज़रूरी नहीं है कि वो डेल्टा हर रिवर बनाएगी, ये ज़रूरी भी नहीं है. और देर आर ऑल्सो रिवर्स which are passing through the very hot desertic areas, but still they maintain the water throughout the year. The example is the river Nile, which maintains the water throughout the year. So I mean there are a lot of things, the rivers, how they behave and how the process of river is responsible. So that now after this slide, I'll go to the features or the various I would say the landforms or features which are result of river erosion and which are the results of river deposition. Of course, delta comes in deposition, not in erosion, of course not. But just I was reminded of how deltas normally they are formed and why they are formed at certain places only and why they are not formed. Although there are presence of large rivers, they don't form deltas. So river behaves in various ways. Just one example. Okay. Now there are different types of ड्रेनेज पैटर्न्स. मतलब रिवर का जो एक पैटर्न होती है उसका फ्लो का, जिसको ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं. नाउ यू कैन सी हियर द फर्स्ट डायग्राम में लिखा है मैंने कि वो डेंड्रिटिक पैटर्न है. डेंड्रिटिक मतलब लाइक अ ट्री. आप देख सकते हो एक बड़ा ब्रांच होता है, जैसे हमारा पेड़ होता है तो पेड़ का एक बड़ा ब्रांच एक होता है मेन ब्रांच और उसके साथ में अलग अलग छोटी छोटी ब्रांचेस होती है. तो एग्जैक्टली ऐसा उसका अपीयरेंस होता है रिवर्स का, पूरा ड्रेनेज का नेटवर्क का. तो ये आपको जब ग्राउंड वाटर स्टडी करेंगे तब ये ड्रेनेज पैटर्न को आपको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये रिवर उसका कैसा बिहेवियर है, उसकी पैटर्न कैसी है. अच्छा, वो I mean the flow of the river is controlled only by the rock type of that area, या it is also controlled by some other tectonic elements in that area. ये सारी चीजें आपको ग्राउंड वाटर स्टडी में भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है. Because I know that you are all studying the groundwater management program and other thing. So in that rivers and their drainage patterns and their behavior, that is an important component. So this is just a thought that a few I have discussed here, that you can have a dendritic or you can say tree like geometry or pattern is there. यू कैन हैव अ रेडियल पैटर्न, मतलब एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो होती है, उसको हम रेडियल पैटर्न बोलते हैं. या रेक्टेंगुलर पैटर्न जो यहाँ पर आपको दिख रही है कि लाइक मेकिंग ए वेरी राइट एंगल टर्न्स, that type of arrangement is called rectangular pattern. Okay. Or you can have also another this pattern which you call it the trellis pattern, that also you can see. So you can have a radial pattern, you can have a trellis pattern, and look at the arrangement of the main stream and the tributary stream, because rivers can have several tributaries. The tributaries की भी tributaries होती है, तो इसलिए हम उसको ऑर्डर देते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, ऐसे हम उसको ऑर्डर्स भी देते हैं. जब हम ड्रेनेज स्टडी करते हैं किसी भी एरिया में, अगर आप ग्राउंड वाटर भी स्टडी करने जाओगे तो वहाँ का रिवर सिस्टम, मतलब अगर कोई रिवर है तो उसका ड्रेनेज नेटवर्क कैसा है, ड्रेनेज उसका सिस्टम कैसा है, ड्रेनेज पैटर्न कैसी है, उसका कंट्रोलिंग फैक्टर्स क्या है, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली उसमें आती है. तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको ड्रेनेज पैटर्न का मैंने दिया, ये भी वही है. अच्छा, ये जो मैं बोल रहा था, आप देखो कि डेविएशन कॉन्सेप्ट है, यूथ स्टेज ऑफ द रिवर, मैच्योर स्टेज ऑफ द रिवर, एंड देन यू हैव, एक्सक्यूज मी सर, वो ट्रेलिस पैटर्न को थोड़ा सा बता सकते हैं सर? हाँ, अभी ये ट्रेलिस पैटर्न जो है आपने देखा कि इसमें क्या है कि एक मेन स्ट्रीम है और बाकी की जो ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम है ना, वो मेन स्ट्रीम से एग्जैक्टली राइट एंगल में है. आप देखिए, आप उसी को कंपेयर कीजिए. अगर ड्रेनेज ये जो डेंड्रिटिक पैटर्न है तो उसमें इट इज मेकिंग एक्यूट एंगल, बट हियर इट इज ऑलमोस्ट मेकिंग लाइक राइट एंगल.
और जहां पर ऑल्टरनेटिंग वीक और रेजिस्टेंट रॉक होगा, वहां पर नॉर्मली ये आपको ट्रेलिस पैटर्न दिखती है। जबकि हाँ, आप ये कहोगे कि रेक्टेंगुलर और ये ऑलमोस्ट सिमिलर दिखती है, बिल्कुल सही है। लेकिन रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न कहाँ होगी? जहां हाईली जॉइंटेड रॉक्स होंगे। जॉइंटेड रॉक्स मतलब जॉइंट इज अ टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर जो रॉक्स में बनते हैं, फ्रैक्चर है बेसिकली, वो फ्रैक्चर है। अगर आपके रॉक्स के अंदर राइट एंगल फ्रैक्चर्स डेवलप होते हैं, जिसको हम जॉइंटेड बोलते हैं, राइट एंगल जॉइंट्स भी बोल सकते हैं उसको, तो उस एरिया में अगर ये ड्रेनेज डेवलप होती है तो वो भी ऐसा अपीयरेंस होगी। लेकिन ये जो ट्रेलिस जो नीचे है वो वहां होगी ज्यादातर कि जहां पर ऑल्टरनेटिंग वीक और हार्ड रॉक, मतलब रेजिस्टेंट रॉक एंड नॉन रेजिस्टेंट रॉक्स का ऑल्टरनेशन वो जहां होगा, वहां आपको ट्रेलिस मिलेगी। और जहां हाईली जॉइंटेड रॉक्स है वहां पर आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न मिलती है। सर कैन यू गिव एन एग्जांपल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट कि हमारी जो इतनी सारी रिवर्स हैं, किस टाइप का जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो हिमालयन रीजन पे मिलता है, किस टाइप का मतलब प्लेन रीजन में मिलता है, और डेजर्ट रीजन में किस टाइप का मिलता है? अभी ऐसा है कि आप ऐसे जनरलाइज नहीं कह सकते कि हिमालय में मुझे यही पैटर्न मिलेगा, या ऐसा ऐसा हम जनरलाइज इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि रिवर का जो मूवमेंट है दैट डिपेंड्स अपॉन what surface it is moving, whether it is moving on a uniform rock, whether it is moving on a area where there are alternating different composition rocks, yeah, different strength of the rocks, what is the slope of the ground, whether the ground slope is controlled by any tectonic element or what. There are several factors which plays an important role in the pattern which is formed by a particular river. So you cannot generalize like this कि हिमालय में तो यही पैटर्न होगा, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर हमें थोड़ा आइडिया है कि यहाँ पर इस एरिया में स्ट्रक्चरल कंट्रोल अच्छा है, या जो ये जो टेक्टोनिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे फ्रैक्चर्स है, जॉइंट्स है, फॉल्ट्स है, उनका वहाँ इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर, then you can say yes, in that area the drainage pattern will be covered dominantly by the structural features and not by the lithology of that area. But there are regions where the entire drainage pattern is controlled only by lithology. ऐसा भी होता है कि कई एरिया में सेम लिथोलॉजी होती है, यूनिफॉर्म लिथोलॉजी होती है। कई एरिया में ऐसा होता है कि लिथोलॉजी अलग अलग टाइप की होती है, ऑल्टरनेटिंग वीक, हार्ड, रेजिस्टेंट, नॉन रेजिस्टेंट, ऐसा भी लिथोलॉजी होती है। तो एक जनरलाइज ऐसे आप नहीं कह सकते कि ये एरिया है मतलब उसको ऐसे ही मिलेगी, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। हाँ, अगर कोई वॉल्केनिक एरिया है और वहां से कोई स्ट्रीम निकलती हो तो आप ये कह सकते हैं रेडियल पैटर्न मिल सकती है, क्योंकि एक बड़ा सा ऊपर एक कोनिकल हिल जैसा है और उसको उसके चारों तरफ से अगर स्ट्रीम निकल रही है तो वो रेडियल पैटर्न बनाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं इन जनरल। बट अदरवाइज यू कैन नॉट लाइकवाइज मेक ए जनरल स्टेटमेंट कि ये एरिया है तो इसमें ऐसी ही स्ट्रीम नॉर्मली मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। सर यहाँ पे व्हाट वी जनरली सी इज के बिहार और आसाम में बहुत फ्लड्स आते हैं ब्रह्मपुत्र और कोसी रिवर में, तो इज इट बिकॉज ऑफ द एनर्जी दैट इज होता है, या उसके पास बहुत फ्लो, मतलब वो कॉन्टेक्स्ट हम कैसे इसमें सेट कर सकते हैं? नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्रेनेज आल्सो विल बी प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल देयर, बिकॉज मुझे लगता है कि वहाँ पे प्लेन्स और ये ज्यादा है और आसाम में हिली टेरेन की वजह से ज्यादा force hai. Is that the reason? What would be the reason? Exactly. You see, these all rivers which you named, they are all Himalayan rivers. They are all Himalayan rivers, right? Now, remember, these Himalayan rivers, they have formed after the formation of Himalayas, right? Okay. अगर आप फॉर एग्जाम्पल ले लो कि भाई गंगा ले लो या उसकी कोई ट्रिब्यूटरीज ले लो या ब्रह्मपुत्र ले लो, अभी ये जो रिवर्स है अगर आप उसको कंपेयर करेंगे नर्मदा और साबरमती के साथ तो कंपैरिजन नहीं हो सकता है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सारी रिवर्स बहुत यंग है। अच्छा, वो आती है हिमालय से आती है, मतलब काफी बड़े अल्टीट्यूड से आ रही है ऊपर, राइट, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द हाई हाई एरियाज, एलिवेटेड एरियाज, तो वहां से आ रही है, तो इनके अंदर एनर्जी भी काफी रहती है। अच्छा, इनकी कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है, स्लोप से आती है, एनर्जी ज्यादा है, तो लॉट ऑफ मटेरियल भी अपने आप इट कैरीज,
या इट हैज कैपेसिटी टू कैरी अ गुड लोड ऑल्सो. अच्छा, पानी तो अंदर इसलिए रहता है क्योंकि हिमालयन ग्लेशियर जो मेल्ट होते हैं पानी वहीं से उसको मिलता है, सोर्स तो है ही. मिलता है. तो ये सारे फैक्टर्स भी उसको काम करते हैं वहां पर. हाँ, ये बात जरूर है कि जब वो प्लेन्स में आती है ऊपर से तो देन इट ट्राइज टू स्प्रेड, बिकॉज वहां पर फिर उसका ग्रेडियंट कम हो जाता है, तो उसकी एनर्जी वहीं पर उसकी थोड़ी ब्रेक भी हो जाती है. So it tries to spread and then it goes laterally rather than vertically. It's tries to spread laterally. But as far as जो slopy area में आती है तब तो it comes with a great velocity and then it suddenly comes down on the plane. The gradient of the velocity suddenly reduces. Thanks, sir. Okay. So after this, I'll just go one more slide before we break today. Okay. Yeah, this I was telling already. I have explained you what is youth, mature and old stage. Just one sentence I'll tell you, that in the youth stage, the vertical down cutting of the river is more. In the mature stage, the lateral expansion of the river takes place. Lateral expansion, matlab it will try to widen its channel. Whereas in the youth stage, it will try to deepen its channel. So valley deepening and valley widening, these two are associated with youthful stage and mature stage. And when the old stage जब river पहुंच जाती है, it becomes very sluggish. उसकी energy almost virtually it becomes very very less, and then it has no that capacity to vertically cut or to laterally expand. इतना नहीं होता है. But then ultimately it of course by the time it reaches its old stage, it has developed lot of its tributaries also. Tributary channels are also there. So this becomes a complete network of the river, and then finally the destination it reaches to the ocean or the sea. Like here, now you see a river can meander. Can you see this river? That the river is taking a turn like a zigzag turn it takes. You can see that. Now, this type of behavior of the river is called meandering of the river. It is called meandering. Meandering is a process, and meander is the outcome of that. So a river meanders. You can see here that it goes like this. It takes a turn, again turn like this. Now there are rivers which moves in a straight path also. Straight path, absolutely. If you just see, sometimes you just after this lecture, you can just observe the like rivers like Tapi or rivers like Narmada. If you see, almost not completely, but almost it has a straight course or straight path. But there are rivers, you see, that they just take like these turns, which are called meandering of the river, it is called. What is the importance here is that when the river takes a turn like this, okay, the portion where it takes a turn, it creates erosion, or it will erode that particular surface or the particular bank, and the same eroded material it carries forward, and on the other side, on the other portion, it will deposit also the material. So this is the erosional bench or erosional portion of the river when it takes a bending or when it takes a turn like this. Similarly, here also when it takes a turn, the river will cause erosion here like this. Similarly, here also like this. So this meandering is this meandering, let me tell you, takes place when the river is in a mature stage. Because why I'm saying this? Because it has to expand its own channel. So when it has to expand its own channel, it has to move laterally. It has to expand itself laterally. And that is only possible when the river will try to meander and try to expand laterally and try to occupy the other areas, horizontally or laterally, you can say. Now, suppose if one of the meandering is process, as I said. One of this meander gets detached from this river, because river क्या होती है, रिवर अपना कोर्स भी चेंज करती है. रिवर अपना कोर्स चेंज करती है. मतलब अगर आप किसी रिवर पे आप स्टडी कर रहे हो और उसकी सैटेलाइट इमेजेस या उसका पास रिकॉर्ड के ऊपर आप स्टडी करो, तो आपको ये भी समझ आएगा
कि रिवर अपना कोर्स या अपना पाथ जो होता है वो चेंज भी विद द टाइम करती है. कई बार रिवर्स आई मीन यू कैन से माइग्रेशन ऑफ द रिवर चैनल ऑल्सो टेक्स प्लेस, ये होता है. तो अगर मान लो कि रिवर चैनल माइग्रेशन होता है या शिफ्टिंग ऑफ द रिवर चैनल्स होती है, तो अगर मान लो इसने ये एक अपना लूप जो बनाया था मेंडरिंग, वो उसको छोड़ दिया, आइसोलेट कर दिया, तो देन इट बिकम्स और इट गेट्स कट ऑफ फ्रॉम द मेन चैनल, देन इट फॉर्म्स अ लेक हियर विच यू कॉल इट एज ऑक्सबो लेक. तो ऑक्सबो लेक एक रिवर का ही पोर्शन होता है, एक मेंडर पोर्शन है जो मेन रिवर चैनल से वो जो है वो डिटैच हो गया है, and it is formed a sort of lake like structure which is called as a oxbow lake. तो ये जो डायग्राम है वो ये बता रहा है कि यहाँ डिपोजिशन एलुवियल, ये देखो एलुवियल डिपॉजिट्स भी हो रहे हैं यहाँ पर. अच्छा, ये यहाँ पर मैंने लिखा है पॉइंट बार. पहले मैंने बताया कि ये जो टर्निंग है या ये जो बेंड है रिवर का, वहाँ इरोजन होगा, तो यहाँ पर उसका डिपोजिशन भी होगा. और यहाँ पर जो डिपोजिशन होता है नॉर्मली उसके अंदर सैंड कॉम्पोजिशन ज़्यादा रहती है, सैंडी होती है, मेनली मीडियम टू फाइन सैंड. इसको ये अक्यूमुलेशन को यहाँ पर हम इसको बोलेंगे पॉइंट बार. तो पॉइंट बार आप रिवर के अंदर देख सकते हो. ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, पता नहीं कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही जियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आप ग्राउंड वाटर पे स्टडी करेंगे और अगर आप फील्ड में जा रहे हो या आप कोई रिवर सामने आती है तो मेंडरिंग क्या होता है, पॉइंट बार किसको हम कहते हैं, या मान लो कोई बड़ी रिवर है तो ऑक्सबो लेक भी दिखा सकती है, कहाँ पर इरोजन हो सकता है. दैट इज आई एम शेयरिंग, आई नो दैट यू हैव सम ऑफ यू हैव no geology background, I understand that, but that is why simplified way I am saying, because somewhere you are going to use this in your groundwater studies, so the knowledge of this is definitely helpful to you. Just this one particular diagram, and then we will have few questions, and then we'll put a break today. Now you see here this is a river bed. Now you can see here that there are these type of depressions you can see, and you must have definitely observed, I'm sure about it, that along the river when you move and if the rocks are exposed there, these type of depressions you will see, these are called portholes. Simply these are depressions only, but they are formed due to the erosion action of the river. It can form like this, portholes, and if the rocks are not that resistant, they can easily get eroded and a potholes can be developed. You can see here the river, a deep valley it is forming. Can you see that? That is what I was telling you, that it can, and almost a V-shaped valley. Can you see that? It's a V-shaped valley it forms, and it has cut its own channel so deep that now the stream is flowing, and you can see the elevation, how much the elevation this is, and it is moving like this at that particular depth. So this is a V-shaped valley, and the river has cut its own channel. This is again a valley only. Of course, it is the erosion action of river only, but this is a canyon. I'll come to that point in the next lecture. But this is also one of the erosional feature which is formed by the river, and especially the Grand Canyon of Arizona is an example of this. Here the another photograph that is showing a waterfall. You can see that the water, stream water is virtually falling from a particular height. But see, remember, even waterfall to develop, all rivers don't form waterfall. Like all rivers don't form deltas, all rivers don't form even waterfall. There are, various examples of waterfalls in the world and in India too. But that does not mean that every river will form a waterfall. There are also conditions that under which a waterfall will be developed. As I said, there are conditions for deltas also to form. Similarly, for waterfall also to form. But even this waterfall, they will, because of the water is coming in a good amount, and it is coming from a very high elevation along the rock surfaces, it will also cause lot of erosion. And if the water, and as the water falls with a great velocity and with a great force on the surface which is lying at the bottom, even the rocks which are present there, uska bhi erosion
ये रिवर के फोर्स आई मीन वाटर के फोर्स से होगा, और वहां पर भी ये पोटोल जैसे डिप्रेशंस वहां बनते हैं या बन सकते हैं. एनी क्वेश्चन टिल हियर? So, sir, ये waterfall over a million of years will also turn into a valley. I mean, the way it is cutting. Yeah, it can definitely. Okay. It can. So there is, I mean, since I don't come from this geology background, there are a lot of terms that we use in general: delta, basin, river, lakes, sea, ocean. So can you give can you make a clear definition in the context of our Indian geography कि किसको हम delta बोलेंगे, basin कैसे form होगा, and what I mean. Because I Yeah. feel there are minor differentiations between river, lakes, and all these things. So, yeah. See, understand, lake is a standing body of water. A simple Okay. definition if I have to give, I'll say lake is a हाँ. standing body of water. So, is it formed from? तो वो form कैसे होते हैं? Rivers बना के lake form? Like मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको, ऑक्सबो लेक का एग्जांपल दिया, बराबर. दैट्स अ नेचुरली फॉर्म. Lakes can be formed naturally and they can be formed artificially also. Okay. आर्टिफिशियल लेक्स भी बनती ही है, और नेचुरल लेक्स जो है वो, एक मैंने एग्जांपल दिया ऑक्सबो लेक. दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है कोई जगह पर, तो वो वॉल्केनिक हिल बनता है जिसको हम कोनिकल नॉर्मली शेप होता है, उसके ऊपर एक डिप्रेशन रहता है जिसको हम क्रेटर बोलते हैं. क्रेटर मतलब इट्स अ बेसिन ओनली. जो जहां से लावा बाहर आता है, और फिर जब वो वॉल्केनिक एक्टिविटी बंद हो जाती है उसके बाद वो डिप्रेशन रह जाता है, जिसके अंदर अगर ड्यू टू रेन पानी भर जाता है तो वो भी एक लेक ही है. Okay. फिर आपकी देखो कैस्पियन सी, रेड सी, डेड सी, दीस आर ऑल लार्ज लेक्स. These are all So large. river is a small water body and lake is larger. No, not in River that. पहले आएगा कि lake आएगा? नहीं. जयसमन लेक जो है वो हमारी मैनमेड लेक है, ऐसे हम हाँ, बोल सकते हैं. करेक्ट, बराबर है. तो इसलिए मैंने कहा ना, आर्टिफिशियल भी होते हैं लेक्स और नेचुरल लेक्स भी होते हैं. ओके, lakes can be formed by natural processes also. Lakes can be formed by artificial processes also. So Artificial, what is larger in size? Rivers are larger water body or lakes? obviously rivers. They are large in terms of what? The question comes, large in terms of what? Like for example, there is a large lake like a Red Sea or a Caspian Sea. Now there may be lot of small rivers which are coming and emptying into that lakes. So you cannot then put a comparison to which is larger. No, that you cannot say. You can have a I meant कि ocean. We know ocean because it's a huge water body, yes, right? of course. So Yes. in that sense, so I was thinking कि क्योंकि rivers की tributaries होती हैं, Yeah. और तो I was just thinking कि मतलब like 2-3 rivers form a lake, or is it the other way around? No. Actually, no rivers forms a lake. Only oxbow lakes are formed in the river when there is a meandering takes place. But otherwise, rivers they don't form actually lakes, except the oxbow lake. Yes, oxbow lake rivers, of course, and that too also not all rivers. Those rivers which undergo meandering, and if the river channel shift is there, then it will abandon one of its meander, which can later on become a sort of a lake. But that does not mean that all rivers also forms oxbow lake is not required. So it is And not. and delta and basin, sir? Basin is a what do you say? It's a depression. A large depression is a basin. A large depression is a basin. Basin is a space of accumulation, or it's an area where accumulation can occur, deposition can occur. That is a basin. Now, a basin can be small, a basin can be large also. But when you talk of a delta is a depositional feature formed by the action of rivers. Okay. The delta is a depositional feature which is formed by the action of rivers when it enters the standing body of water like a sea or an ocean. Okay. Now this only thing is, as I said, and which I'll take up next lecture. I'm sure that if Dr. Jadeja gives me 1 or 2 lectures, and provided you want me to come again,
then I'll definitely come and talk to you in details about this also. And there are so many processes which are left out to be talked. So definitely we'll do that. But just one point I'm saying, that I gave you one statement, that if you take the Indian context, then all we have major rivers in the Western India, and you have major rivers in Eastern India. Now, if you see all major deltas, they are concentrated on the east coast of India, but they are not seen on the west coast of India, although major rivers are there. Yeah. See, I mean, this is what an interesting point which I will take up when I'll talk of delta in the next lecture. I will definitely take up that why certain areas they are prone to formation of deltas, and why certain areas are not prone to formation of delta, in spite of the fact that there are major rivers available. So delta is definitely a depositional feature by a river. You have Nile Delta, Amazon Delta, Ganges Delta. So many deltas are there. Kaveri, Krishna Godavari Delta. So many deltas are there. तो सर हम ये तो सर ये हम बोल सकते हैं कि डेल्टा इज बेसिकली रिवर की अस्थियां बिफोर इट मर्जेस द ओशन. इट्स बेसिकली द फैग एंड ऑफ द रिवर. No, that would be called basin, na? क्योंकि वो उधर No, जाके no, तो no, no, no. accumulation No, no, है. no. Basin is No, no, different. no. Basin is different. Basin is different. Basin can form anywhere. Basin is what? It is a large depression, is a basin where the deposition or accumulation can occur. It's an accommodation space. I mean, it actually a sort of a structure, I would say, where the deposition is possible because it's a depression. Now, that basin could be anything. Basin can be a small basin, can be a large basin. Ocean basin, like for example, if you say ocean basin, it's a large basin. Or you can have a basin which is restricted to a small, portion of the Earth's crust also. So basin can be of any dimension. It can be smaller basin, it can be large basin also. But delta is not a basin. No, delta is actually that portion. It is having a triangular geometry. And see, the delta name has been given after the Nile Delta, because that Nile Delta appears to be triangular in geometry. And according to the Greek alphabet, the delta is a triangular. You must be aware of that. The delta is always represented as a triangular shape alphabet in Greeks. Since it appears having a geometry like this, that is why the name delta was suggested, based on the shape of the delta formed by the Nile River. So exactly from there, the word delta was later on derived. Deltas are also of many types of deltas are there. We will not go into those, types are not required, but there are many types of deltas are also there. Wave dominated delta, tide dominated delta, river dominated delta. There are several types of deltas are there. But we just understand that it is that portion which is having a triangular geometry, and it is representing a stable, portion of that particular piece of, crust, wherein the river enters the ocean and forms this type of deposits. And when the river enters the ocean, it has a distributary channels also. It is not only one single stream enters, it is along with its distributaries, it virtually, you can see it virtually it spreads out in the ocean. So a delta is a very large, piece of, structure. It is not a small piece of structure. If you take Nile Delta, or if you take Ganges Delta, it's a huge. Sundarbans, if you take, it's a huge one. So delta is not a small just stream. Any stream entering a river, entering a ocean cannot form a delta. Okay. Any other question in the today's? Sir, yes, sir. I have one question on this slide only. So I think you will discuss this later also, but just want to know if it is not. So basically, the upper picture which have a green, जो green वाला picture है उसमें valley जो V type का create हो रहा है by river, और जो ये नीचे वाला picture है इसमें brown color के stones expose हैं, उसमें जो है straight है, मतलब बहुत एकदम sharp cut है. उसका कुछ meaning है? Yes, meaning है. इसका meaning है, ये एक अलग structure है. इसको हम गॉर्ज या कैनियन बोलते हैं. ये वैली ही है,
but it is having a virtually steep slopes on either side. It is vertical slope or vertical face on either side, and that is called as a gorge or a canyon. I'll come to that point when we talk later, but this is also a type of valley only. It is also Okay, formed sir. by vertical cutting only, like the one which you are seeing here. It is also formed by vertical cutting by the river. It is also formed by vertical cutting of the river only. But this is having a steep, surfaces on either banks, which whereas here you can see they are not vertical surfaces. Here you can see vertical faces are there. They are normally called as a gorges, or you can call it as a canyon, because gorge and canyon only the dimensional difference is there. Otherwise, more or less the process of formation is same. Sure. Thank you. Okay, एक okay. एक सर लास्ट क्वेश्चन, एक समय में ग्रीन रिवर वैली जो हुई है वो सबसे ऊपर एल्टीट्यूड से काटते काटते नीचे आई होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो जितनी डीप वैली उतना वी कैन से कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट मच वो रिवर की हाइट उतनी ऊपर रही होगी, तब जाके आज की स्थिति ये बनी हुई है. हाँ, because it has cut its own channel. It has cut its own channel, right? Yeah, ठीक है. yeah. Padam want to ask question. Yes, Padam. यस सर, मेरा सवाल जो सर ने पूछा उसी से रिलेटेड है. सो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो सेकंड वाला पिक्चर है, जो जब अर्थ फॉर्मेशन हुआ होगा तभी ये ऐसा बना कि पहले ये बिल्कुल फ्लैट होगा और फिर कटते कटते ऐसा बना है? देखो, जब रिवर वहां से फ्लो हो रही है राइट, यस अभी सर. अभी ये जो वैली फॉर्मेशन, ये एक्चुअली इट्स अ वैली, राइट? Now, this valley may not be existing earlier. Maybe there must have been a ground slope. Yeah, there may be some depression along which the river started flowing along that portion. Then it started cutting its own channel from either side, and then it has reached to this particular depth at which we are seeing that river. So this river valley, ये जो valley formation है, that is a typical behavior of a river when it is having a very large energy during the youth stage. So you cannot say that, of course, river when it flows in the other areas, if there is any other, see, rivers also try to understand that there are also what you call as the subsidiary valleys are also there, because if there is a small other stream which is having a tributary of this main stream, a river can also go and along that it can occupy that portion also. But since this is the, or the major river which is flowing through this region, it has cut its own channel. It is not that already it was existing and then the river occupied this. It is not so. It has actually formed its path. Of course, before it has formed its path, there must have been some what you say, a slope or some the pathway for the river, and then the river followed that. And as the river has started cutting the the rocks on either side, some may be weak in nature, some may be very resistant in nature, it has tried to cut as per the the strength of the rock, and then it has made its own way like this. But this must have taken thousands of years for this river to bring down to this particular deepening of the this valley. So it is actually a valley deepening, I can say. So river forms two things: one, valley lengthening and deepening, and then lateral migration, valley widening. So valley deepening and valley widening, these two are associated with the two different stages of the river cycle. And this is of course representing the the youth stage or the first stage of river cycle of erosion. Thank you, sir. I see, ultimately without erosion this valley cannot form. It has to have erosion only.